स्वागत है आपको सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल। यार गड़बड़ हो गया। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच और नए क्लास के साथ। नया क्लास जैसा कि मैंने बताया था और पिछला मैंने कई क्लासों में इस चीज़ को बताया है और हमारे जो एक चैनल चल रहा है प्रदीप क्लासेस में कई बार मैं जिक्र किया है कि जल्द ही हमारे आपके सामने जो है टेस्ट सीरीज का जो एक महाकुंभ है वो आने वाला है और वो शुभ घड़ी जो है आ चुकी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने इसको सूचना भी दिया था कि यह 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक लगातार 2 महीने चलने वाले हैं, जिसमें आप शामिल होकर के वो सभी प्रश्न तैयार कर सकते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से इसको आप कंफर्म मानिए कि यह क्वेश्चन पूरी तरह से क्या है, आ रहा है। तो 100% आप सोच करके जो आपके बोर्ड पेपर में 7 सेट बनते हैं उन 7 सेट के अकॉर्डिंग जो है सारे जो क्वेश्चन आपके हैं वो बनाए जा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ें और इस महाकुंभ में शामिल होकर के आप एक अच्छी डुबकी लगाएं, ठीक है। और ऐसी डुबकी लगाएं कि सारे पाप धुल जाएं। मतलब जो है आप जो पिछले भी 11 महीने 12 महीने का अध्ययन नहीं कर पाए हैं आप, या पिछले जो कई क्लासों से अध्ययन नहीं किए हैं और बोर्ड पेपर में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं आप, तो निश्चित आप इस जुड़ करके एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं अपने पेपर से 95% प्लस की गारंटी लेता हूं कि इतनी आपका एकदम कंप्लीटली क्वेश्चन आपका आ सकता है और आपका नंबर अच्छे आ सकते हैं अगर इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ेंगे। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ मतलब सभी 4 क्लास के आपके 4 सब्जेक्ट के आपके दिए जाएंगे और शुरू करके आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपके सामने पेपर को ला रहे हैं जो इस टेस्ट सीरीज का एक ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन हो जाता है, फिर उसी को हम क्या करते हैं ऑनलाइन जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऑफलाइन हो चुका है, इसी का मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और इस पेपर को आप एकदम पूरी तरह से अध्ययन कीजिएगा। साथ ही साथ इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारे जो एक और चैनल है प्रदीप क्लासेस पे ज्वाइन होकर के आप जितने भी एकेडमिक क्लासें वहाँ चल रही हैं उस एकेडमिक क्लास को ज्वाइन करके आप पूरी तरह से क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार फिर हम लोग स्टडी 100 पर जो है चलने वाला जो आ रहा है टेस्ट सीरीज का महाकुंभ है, इस महाकुंभ में एक बार फिर से क्या लगाते हैं डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके एक नई प्रकाश को देखते हैं। नई प्रकाश का मतलब यही हुआ कि अपने अंदर जो है नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे क्या हो आने वाले 50 दिन के बाद जो आपका पेपर है 22 फरवरी से स्टार्ट है, उस पेपर में आपका जो कलम है, वो आपका जो पेन है वो रुकने ना पाए लगातार 3 घंटे, ठीक है। यानी क्या है आपको किसी भी व्यक्ति की या किसी भी और नोट्स की या फिर किसी टेस्ट से क्या है जो आपके मार्केट में तमाम किताबें आ रही हैं, ठीक है, इन सब चीज़ की आवश्यकता ना पड़े और एक अच्छा अध्ययन करके आप एग्जाम में बैठें, जिससे क्या आपको कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहे और सारे क्वेश्चन को आप करके आएँ, ठीक है। तो चलिए मैं प्रदीप कसौधन आपके बीच आपके सामने क्या है टेस्ट सीरीज का महाकुंभ लेकर के आ रहा हूं और लगातार जो कि है 10 दिसंबर से 10 फरवरी लगातार 2 महीने आपके बीच चलने जा रहा है। तो एक चीज़ बताऊं मैं, इसमें हर टेस्ट सीरीज में 2 दिन के गैप होंगे, जिनमें आपके अगर आज आपका टेस्ट हुआ है तो आज आपका जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाद आपका 15 तारीख को अगला जो है टेस्ट सीरीज का सामने आएगा, फिर 1 दिन 2 दिन गैप करने के बाद फिर अगला आएगा। इस प्रकार से जो है 2 दिन की गैपिंग है और उसी में आपको क्या है कंप्लीटली जो है इसका सॉल्व दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार आपके हर डे पर डे आएंगे, लेकिन याद रखिएगा हर 2 दिन बाद जो भी आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर टेस्ट ऑफलाइन होता है उसी को ऑनलाइन क्या प्रोवाइड किया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर से मिलते रहेंगे, इस चीज़ की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टडी 100 पर और आप जाकर के वहाँ पर एक बार स्टडी 100 पूरी तरह से देखेंगे। अगर इसका सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो शायद वो पहले पे ना है क्योंकि चैनल नया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं @study100pc लिखेंगे तो आपके सामने थंबनेल दिखाई देगा, सॉरी ये लोगो दिखाई देगा
और यह लोगो आप क्या जाकर के वहाँ पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे पुराने चैनल प्रदीप क्लासेस से भी क्या है जुड़ करके वहाँ से आप एकेडमिक सारी क्लासें को क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो अच्छी तरह से क्या वहाँ पर पूरा सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और आपके सामने टेस्ट सीरीज का महाकुंभ है। ठीक है, तो 2024 बोर्ड एग्जाम, तो ये आपके सामने रहा पेपर। ठीक है, तो आपके सामने पेपर है जिसमें यूपी बोर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं आप। यूपी बोर्ड पेपर, हालांकि जो पेपर आपका है वही सेम नहीं है जो आने वाला है, क्योंकि आपके ज़िले में कौन सा सेट आएगा ये पता नहीं है, लेकिन जो भी सेट आएगा उसमें सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रदीप क्लासेस। ठीक है, आप चूँकि यहाँ जो प्रदीप क्लासेस है चैनल है उसका नाम दिया गया है, क्योंकि हमारे कोचिंग संस्था का नाम प्रदीप क्लासेस है इसलिए इसको लिखा गया है। ठीक है, स्टडी 100 नहीं लिखा, लेकिन स्टडी जो चैनल हमारा है उस पर यह जो पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रदीप क्लासेस जाकर के सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको एकेडमिक क्लासें मिलेंगी। यहाँ पर यूट्यूब चैनल देखो दिया गया है, थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसको। ठीक है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें 2 चैनल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहला चैनल हमारा है प्रदीप क्लासेस है, दूसरा चैनल क्या है @Study 100 PC। ठीक है, इसको आप जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। और यह जो हमारा टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम है वो कहाँ पर होगा, @Study 100 PC पर ही आपका जो है रहेगा। ये प्रदीप क्लासेस चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है वहाँ पर ओनली क्या है एकेडमिक क्लासें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, तो आते हैं, हम चलते हैं, बात करते हैं। और हमारा जो है ये पेपर है जो कि कम्प्लीटली बोर्ड पेपर में इतने ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड पेपर में। और यहाँ पर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज में आपका देखा जाए यहाँ पर क्लास 12। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम था इस पेपर में। ठीक है, आपका चूँकि बोर्ड पेपर में 3:15 पर मतलब आपका होगा टाइम, यानी 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। सिर्फ 15 मिनट क्या होता है पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इस पेपर के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको इतना बताऊँगा लिखना कितना है, क्योंकि आजकल बच्चों के समय में क्या होता है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें डेरिवेशन दे दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं इसका लिखिए, तो पूरा क्या करेंगे 1 नंबर में पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वो बैठ करके। ठीक है, उससे टाइम का क्या नुकसान होता है, अब मिलना कितना वाली 1 नंबर। इसलिए ऐसा ही लिखना है जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्या हो नंबर आपको मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पेपर आएगा वो पेपर कितने नंबर का होगा, 70 का। पूर्णांक कितने का होगा, 70 का पूर्णांक होगा इसमें। 70 नंबर का क्या होगा पूर्णांक होगा इसमें। ये जो 70 नंबर आपका पूर्णांक है यहाँ पर, और यह जो पूर्णांक होता है इसमें 30 नंबर क्या ऐड होता है बताइए जरा, प्रैक्टिकल का। 30 नंबर क्या ऐड होगा, प्रैक्टिकल का। ठीक है, याद रखिएगा आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल नहीं देखना कि 30 नंबर प्रैक्टिकल हमारा ऐड हो रहा है, ये कि 30 नंबर हम प्रैक्टिकल से पा गए और 3 नंबर किससे पा जाएंगे, 3 नंबर किससे पा जाएंगे जरा बताइएगा, इससे पा जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा नहीं करना है आपको। 70 का हमको 3 भाग करना है तो कितना आएगा 23 नंबर, कितना आएगा 23, क्योंकि 23 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 69 आएगा, और 69 क्या है 70 करीब है, इसलिए आपको मिनिमम जो नंबर है वो कितना पाना है, 23 नंबर पाना ही है। और 23 नंबर पाने के बाद आपका जो 30 पाएंगे, 20 पाएंगे, 25 पाएंगे, जो भी होगा उसमें ऐड होगा। ठीक है, तभी आप पास आउट माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, भले आप इसमें जो है प्रैक्टिकल में जो है 30 का 30 पा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। और साथ ही साथ करना क्या है आपको, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब भी आप क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें अपने बोर्ड पेपर में, तो एक चीज़ का ध्यान जरूर देना है, जो आप उसके सामने जो आपका पृष्ठ होता है कॉपी का, उस कॉपी के पृष्ठ में जो है रोल नंबर लिखना होता है। क्या होता है, रोल नंबर लिखना होता है, क्योंकि आपका नाम वहां पर नहीं रहेगा कि नाम लिखना रहेगा, वहां रोल नंबर रहेगा। रोल नंबर मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है 235825, इस प्रकार से दिया गया, मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है। तो ये अगर दिया गया है तो इसको कैसे रोल नंबर लिखें, शब्दों में लिखना रहता है, अंकों में तो लिखा होता है लेकिन शब्दों में लिखना, शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखना होगा तो ऐसे नहीं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 23 करोड़ लिखेंगे इस प्रकार, 2 करोड़ लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखना रहता है। जब भी रोल नंबर आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 5, यानी आपको लाख, करोड़, हजार इस प्रकार में क्या है उसको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप शब्दों में लिखने जाएंगे आपको तो सेम इसी प्रकार से क्या वहां पर इस चीज का ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको करना है। कभी भी याद रखिएगा अपने कॉपी में प्रत्येक पेज पर रोल नंबर मत लिखिएगा,
प्रत्येक पेज पर रोल नंबर मत लिखिएगा। लास्ट के पेज में तमाम सब लोग अनाप शनाप चीजें लिख देते हैं, उन सब चीजों को मत लिखिएगा जिससे आपको क्या होते हैं, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से और कुछ करना है। तो इतना आप याद रखिएगा, बाकी जब आपका पेपर आएगा तो उस दिन मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको जाना है, क्या करके क्या लेके जाना है। ठीक है, आपको केवल और केवल ब्लू और ब्लैक दो ही स्केच का प्रयोग कर सकते हैं आप, तीसरा स्केच का रंग का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें ओनली ब्लू एंड ब्लैक का ही प्रयोग करेंगे। तीसरे का मतलब आप ग्रीन का यूज नहीं कर सकते आप, और कई कलर का यूज नहीं कर सकते आप। आइए देखते हैं इंटर एक जानते हैं क्या, मान लीजिए हाई स्कूल आप पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल में तो फेल करने का अब ऊपर से आदेश यानी क्या गवर्नमेंट द्वारा आदेश ही नहीं है कि फेल किया जाए हाई स्कूल में, लेकिन इंटर में आप फेल हो सकते हैं। कारण यही है कि अगर आप सही रूप से उसको लिखते नहीं, क्योंकि पेपर जो कॉपियां होती हैं अच्छी तरह चेक की जाती हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये हमारा जो पेपर है, ये टेस्ट सीरीज का जो पहला पेपर हमारा है, ये पहले फिजिक्स का पहले चैप्टर से कहां तक है, 12 चैप्टर, यानी क्या है आधे आधे पार्ट में इसको क्या किया है, बांट दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर, यानी क्या है वैद्युत आवेश या कूलाम के नियम से लेकर के विद्युत चुंबकीय तरंग यानी मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट है वहां तक हमको क्या करना है, यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड भी इसका पार्ट लेकर के आएंगे। फिर जब पूरे बुक का होने लगेगा तो पूरे बुक का भी हम आपके सामने पेपर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओनली कितने हैं, 12 चैप्टर का क्या पेपर है, और इसको क्या है सॉल्व करना, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे कहाँ, यूपी बोर्ड के पेपर में। ठीक है, इसलिए आप पूरी तरह ध्यान दें और इस पर क्या है लग जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए इसमें जो होगा आपका पहला जो आपका 6 क्वेश्चन जो आता है वो किसका आता है, बहुविकल्पीय आता है। 6 क्वेश्चन किसका आएगा, बहुविकल्पीय रहेगा, यानी विकल्प रहेंगे। इसके बाद में जो आपको मिलेगा इसमें खंडबा मिलेगा। खंडबा का मतलब ये हुआ, ये आ बा सादा में इस प्रकार बटा रहेगा, खंडबा रहेगा। फिर खंडबा में आपको कितने क्वेश्चन बताइए, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे। ये कितने नंबर के रहेंगे, 1 नंबर के। खंडसा जो आपका रहेगा ये कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। और आपका खंड जो दा है ये पूरा आपका कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। खंड दा में आपका प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 जो है आपका ये क्या रहेगा, कुल पूरा 3 नंबर का रहेगा। और कंप्लीट आपको करना रहेगा, इतना सारा क्वेश्चन है एक साथ करना आपको है। साथ ही साथ खंडिया की बात करें अगर हम, तो प्रश्न नंबर 6 में खंडिया में आपको प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन करना रहेगा, और सभी क्या होंगे 5 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे। और यही 1, 2, 3 और 4 यानी क्या होगा 6, 7, 8 और 9 इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 4 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने मिलने वाले हैं, 20 नंबर मिलने वाले हैं। ये हो गया। और मेन पॉइंट होता है खंड दा, जो खंड दा दिया गया है यही जो है सबसे लंबा और सबसे क्या होता है बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी अथमा करके नहीं मिलता है। सब कुछ जो भी करना होगा सब कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। और पहला टेस्ट सीरीज का देखिए, पहला टेस्ट सीरीज हमारा ये है, और थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, और आप जो है स्टडी 100 पे जाएंगे, वहां पर आप इसको देखिएगा। और प्रदीप क्लासेस भी चैनल आप देख करके वहां से आप इसका एकेडमिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, आगे देखिए जरा इसमें। तो आपका जो बहुविकल्पीय का मैं देख रहा हूं, पहला क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय में क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन आपका विकल्प होगा, ऑप्शन होगा। उसमें दिया गया है विद्युत फ्लक्स का जो है मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का क्या है मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इसमें कौन है, न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है, वोल्ट मीटर दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है, न्यूटन मीटर प्रति क्या है कूलम दिया गया है। यहां पर लड़के फंसेंगे, यहां पे लड़के फंसेंगे, और इसको क्या मानेंगे, कहेंगे यहां पर स्क्वायर होता तो ये काम बन जाता, स्क्वायर हो तो काम बन जाता। क्योंकि आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल क्या होता है, ई होता है। क्या होता है बताइए, ई होता है। ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है कूलम होता है। और यहाँ क्या दिया है, मीटर दिया गया है। एरिया है ना, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये पूरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं गलत है, आप स्वयं गलत हो सकते हैं। इसलिए क्या है, यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सही होगा, वोल्ट मीटर सही होगा। क्यों होगा, वोल्ट मीटर सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर होगा। यहाँ पर कारण क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे
फाई ई इज इक्वल क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ई होता है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक तो होता है ई इज इक्वल होता है F1Q0 होता है, क्या होता है F1Q0, एक होता है ई इज इक्वल होता है B/D होता है, क्या होता है B/D होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, किसका होता है जरा बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और वोल्ट प्रति मीटर की अगर बात करें यहां पर तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो गया, यानी क्या होगा वोल्ट और क्या होगा प्रति मीटर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा क्या एरिया, एरिया का मात्रक बताओ क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए वोल्ट मीटर बचेगा, क्या बचेगा वोल्ट मीटर, जो कि क्या है पहले ऑप्शन का कौन सा, पहले जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, आपको मैं सॉल्व करके दिखा भी दिया, आप नोट भी कर लीजिएगा उसको। आगे चले हम लोग और बात कर लेते हैं किसका क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन की बात कर लें। वैद्युत धारा घनत्व जे दिया गया है तथा अपवाह वेग BD में क्या निकालना संबंध ज्ञात करना है। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग क्या है BD में क्या संबंध होगा, दिया गया है J इज इक्वल यानी BD, दूसरा दिया गया है J इज इक्वल यानी अपॉन BD, तीसरा दिया गया है J इज इक्वल BD अपॉन क्या होगा N, और चौथा दिया गया है J इज इक्वल NEBD स्क्वायर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली बात इसका याद रखिएगा, जो आपका धारा घनत्व J इज इक्वल होता है I/A होता है, बताओ क्या होता है I/A होता है, धारा बटा कितना होता है क्षेत्रफल होता है, और अगर हम I की बात करें अपवाह वेग और धारा में जो संबंध होता है वो क्या होता है NABDE होता है, क्या होता है जरा बताइएगा NABD होता है धारा और क्या होता है अपवाह वेग में संबंध है, जबकि A यहाँ पर दिया A से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको NBD, क्या बनेगा बताइए NBD बनेगा, जो कि दूसरे खा का जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यानी क्या होगा आपका पहला J इज इक्वल क्या होगा NEBD। इसको नोट करते रहिएगा, क्वेश्चन को एक बार बता दे रहा हूं 100% श्योर है कि आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप तैयारी रखें और जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे सब कुछ अपने पास रखें। आपको अगर जुड़ना है तो आप जाकर के टेलीग्राम पर प्रदीप क्लासेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रदीप क्लासेस लिखेंगे, और प्रदीप क्लासेस लिख करके आप PRADEEP प्रदीप क्लासेस लिख करके आप क्या करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9455018620 पर जुड़ करके क्या कर सकते हैं आप इसका जो है PDF हमसे ले सकते हैं। तो आप अगर चाहिएगा तो फिर बोलिएगा। फिर आगे हम बढ़े, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो क्या होगा, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला एक प्रत्यावर्ती धारा दिया गया है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12वें चैप्टर से दिया गया, 11वें चैप्टर से दिया गया, AC करंट से, किस चैप्टर से है AC करंट से दिया गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा R इज इक्वल दिया 100 ओम, XL यानी क्या है प्रेरक प्रतिघात, क्या दिया है प्रेरक प्रतिघात का मान कितना 300 ओम दिया गया है, और धारतीय प्रतिघात का मान कितना 200 ओम दिया। मेन होता है आपको पहचानना कि कौन क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो निश्चित है आपका LC और कौन से परिपथ होगी R, LCR परिपथ होगी। तो यहाँ पर देखा जाए जुड़े हैं तो आरोपित विद्युत वाहक बल, आरोपित विद्युत वाहक तथा प्रवाहित धारा यानी B और तथा क्या है I में क्या निकालना है आपको कलांतर ज्ञात करना, क्या निकालना है कलांतर ज्ञात करना है। तो कलांतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला अगर देखा जाए तो क्या होगा बता दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका आंसर होगा क्या होगा 45 डिग्री, क्या सही होगा बताइए 45 डिग्री सही होगा इसका। और यहां अगर देखेंगे हम तो tan phi इक्वल होता है क्या, tan phi इक्वल कितना होता है, tan phi इक्वल क्या होता है ओमेगा L माइनस होता है 1/ओमेगा C अपान कितना होगा R। इसी पर क्या करेंगे आप रखेंगे, हालांकि ओमेगा L को हम XL लिख सकते हैं और ओमेगा C को क्या सकते हैं बताइए XC लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं tan phi इक्वल हो जाएगा XL माइनस 1 अपान कितना XC अपान कितना हो जाएगा R। इसी पर आपको मान रखना है XL की वैल्यू कितनी 300 दिया गया है, XC की वैल्यू कितना 200 दिया गया है, और R की वैल्यू कितनी 100 दी गई। इस पर आप हल करेंगे डायरेक्टली आपको क्या इसका वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, और 1 tan phi में tan का मान कितना होता है 1 होता है, यानी क्या होगा इसका तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़ने क्रम में दिया गया है घ नंबर निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए क्वेश्चन मेन दिक्कत यहां पर यही करता है, जब आप बोर्ड में बैठते हैं तो नहीं पर हमारा निगाह नहीं जाता है, नहीं पर हमारा निगाह नहीं जाता, याद रखिएगा इस चीज को। कहने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय कौन नहीं है, तो जब नहीं है यहाँ पर तो कौन होगी, गामा किरणें सूर्य से आती हैं, एक्स किरणें सूर्य से आती हैं और अर्थ किरणें सूर्य से आती हैं। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल ने ऐसा क्या किया था, पूरी तरह से इसका व्याख्या किया था। और यहाँ पर कौन होगा, बीटा किरणें क्या होती हैं, सूर्य से नहीं आती हैं, अर्थात क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी जो है घा नंबर इसका क्या होगा, घा का क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बीटा किरणें जो होंगी सूर्य से नहीं आती हैं, यानी बीटा किरणें जो होती हैं ये किसमें होती हैं, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से क्या होती है, निकलती हैं, ठीक है, जिसको माना गया है। तो ऐसी अवस्था में इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं मान सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन होगा, दो विद्युत आवेश दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन कम है क्या, इसमें एक क्वेश्चन कम हो गया है, अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। चलो ठीक है, देखो एक 6वां ऑप्शन आपका कम यहाँ पर है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर दो बिंदु आवेश के बीच F न्यूटन क्या है, स्थिर F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है। आवेशों को क्या किया जाए, K परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए तो उस पर बल क्या होगा, बल क्या हो जाएगा, तो बल कितना बताइए, क्या होगा, F कितना K हो जाएगा, कितना होगा, F क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। यानी दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच कितने न्यूटन का बल लग रहा है, F न्यूटन का बल लग रहा है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है रख दिया जाए तो इस पर बल कितना लगेगा, F1 कितना होगा, K हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 इसका सही हो जाएगा। तो ये आप इसको क्या करें, 5 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पेपर देख ले रहा हूं, एक क्वेश्चन और भी आपके सामने है। इसमें दिया गया है, यही लिख दे रहा हूं मैं, दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है करा, इसमें 4 और 6 नोट कर लीजिएगा इसको। 100 माइक्रोफैरड धारिता मतलब आप जो चैप्टर आपका कैपेसिटर उससे क्या लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र क्या है, संधारित्र को 10 वोल्ट, कितना, 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी, 10 वोल्ट तक क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। क्या किया गया है, आवेशित करने पर संचित ऊर्जा क्या होगी बताइए, संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा जो होगी कितनी होगी, यही पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं, हम PDF भेज देंगे इसका। इसमें आपका आंसर होगा, सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, फार्मूला इसका होता है संचित यूज बराबर होता है हाफ CV² होता है। क्या होता है बताइए, हाफ CV² होगा और 1/2 हो जाएगा। C की वैल्यू अगर देखें तो C की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 माइक्रोफैरड दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 माइक्रोफैरड दिया गया है, हाँ 100 माइक्रोफैरड दिया गया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 × 10 पावर कितना होगा, -6, क्योंकि माइक्रोफैरड को फैरड बदलना पड़ेगा हमको। और यहाँ 10 वोल्ट दिया गया है तो CV² 10 × 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 × कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 50 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पर है, यहाँ पे 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। क्या 10 टू पावर माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा 4। और यहाँ पर 1 शून्य और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 5 × 10 टू पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, अब इसको अगर हम काउंट करें तो 5 कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 0.05 होना चाहिए इसका। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जूल। यही आप इसका आंसर लिख दें, ठीक है। 5 × 10 पावर कितना होगा, -3 हो जाएगा आपका जो जूल होगा। यही कंप्लीट इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन चूंकि मैं लिखा नहीं हूं, इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 10 पावर कितना होगा, -3 आएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा 6 क्वेश्चन ऑप्शन का। 6 क्वेश्चन क्या हुआ, ऑप्शन का रहा, जो कि आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बता दिया गया। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो ये आप इतना तैयार कर लेंगे, ठीक है। पहले का आप एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप का जाएंगे तो वोल्ट मीटर होगा,
खा का अगर जाएंगे तो पहला आपका होगा, गा में जाएंगे तो 45 डिग्री होगा, घा में जाएंगे तो क्या होगा, बीटा किरणें होंगी, और अगर चा की बात करेंगे तो क्या होगा, F/K हो जाएगा, और एक जो बताया हूं मैंने 5 × 10 कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि आपको PDF में उसी मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलें और हम बात करते हैं अब इधर खंड बा की। खंड बा को लेकर के चर्चा कर लेते हैं हम, जो कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा बताइए जरा। खंड बा जो होगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ओनली 1 नंबर का। कितना मिलेगा, 1 नंबर का, यानी 1 × कितना होगा, 6 इज इक्वल कितना, पूरा कंप्लीटली आपका 6 नंबर का जो होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए। लोग क्या करेंगे, 1 नंबर मिला, अरे याद क्या हुआ कि याद मुझे है विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अब इसको संबंध क्या याद हुआ, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने लगे, कुछ नहीं करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध होता है, वो क्या होता है, E इज इक्वल होता है, या डेल्टा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल लिखे डायरेक्टली, हाँ E इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -ΔB कितना होगा, ΔX होता है। ठीक है, ΔB कितना होता है, ΔX होता है, याद रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अगर देखा है तो E इक्वल कितना होगा, -ΔB/ΔX होगा। ΔB क्या है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन है, क्या है, विभव में परिवर्तन, और ΔX क्या है बताइए जरा, दूरी में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये आपको इतना ही केवल लिखना है, बहुत करना है इतना कि इसका लिख करके डायरेक्टली इसका क्या प्रदर्शित कर देना है कि ΔB क्या है और ΔX क्या है और E क्या है। बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता हमारा संबंध कंप्लीट हुआ, 1 नंबर का हो गया। ये बहुत ज्यादा इतना दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगली बात करें, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये किससे संबंधित था, गॉस के नियम से संबंधित था, गॉस के नियम संबंधित था। और एम्पियर का परिपथीय नियम केवल आपको परिभाषा लिखना है, और जब भी परिभाषा आप कोई चीज लिखें अगर उसमें क्या फार्मूला दिया गया है तो उस फार्मूले के जरूर लिखें, पूछा हो या ना पूछा हो ये आप तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि मान लीजिए यहाँ पर दिया है, अब परिपथीय नियम लिखे तो बहुत लोग क्या करेंगे, नियम लिखे फार्मूला उसका भूल गए। तो याद रखिएगा नंबर निश्चित कट जाना वहां पर है, इसलिए आप जब भी देखें तो अगर पूरा नंबर पाना हो तो उस चीज को, जो भी चीज आप लिख रहे हैं तो उस पर ध्यान दें हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, हर चीज को सही रूप से लिखें, अब बिल्कुल आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जब भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन लिखें तो इसमें आप थोड़ा गैपिंग रखें, ऐसा नहीं है कि सटा सटा के पूरा लिख दिए, बीच में एक लाइन मिला तो एक लाइन छोटा सा लिख दिया कि इसका भूल गए थे वहां लिख दिया मैंने। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मात्रा का अचानक याद आया और क्या किया, उसमें बटा वटा बना करके उसमें मिला उला दिए सब कुछ। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपकी माइनस पॉइंट होती हैं। जितना भी आपने लिखा है अगर लिखने बाद मात्रा का आपने गलत कर दिया सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप याद रखें। ठीक, और जरूर आप जब भी कोई चीज लिखें तो एकदम गंभीर होकर दें, यानी क्या है, नकल हो रहा तो नकल के सामने ऐसा नहीं है कि आप अपना अकल भूल जाएं, और आप पूरी तरह से उसको तैयारी रखें। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। एम्पियर का जो परिपथीय नियम वो क्या है, इनका नियम जो होता है गॉस के सदृश होता है। एग्जाम में पूछ भी सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम के समान है, गॉस के नियम से। पहला नया क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा अगर देखा जाए एम्पियर और गॉस में क्या समानता है, अगर पूछ लिया जाए कि एम्पियर के परिपथीय नियम और गॉस के नियम में क्या समानता है, तो समानता यही है कि गॉस ने भी बंद पृष्ठ को लेकर के क्या है, धारा की बात किया है, जबकि एम्पियर ने भी क्या किया है, बंद पृष्ठ को लेकर के धारा का बात किया है। जिसमें देखा जाए तो गॉस ने क्या किया, अपसरण नॉट गुना बताया है और यहां बताया गया म्यू नॉट गुना बताया गया है। तो यहां अगर देखा जाए तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल, बी डॉट क्या बताइए, डीएल इज इक्वल होगा म्यू नॉट कितना होगा इनटू आई हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू कितना होगा, आई होगा, जो एम्पियर का क्या बताइए, परिपथीय नियम है। एम्पियर क्या है, परिपथीय नियम है। और अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या है, गॉस के नियम के समान है। अर्थात क्या है, किसी भी बंद परिपथ से, किसी बंद पृष्ठ से या बंद परिपथ से
जो संपूर्ण जो गुजरने वाला या बद्ध जो वैद्युत धारा होती है वह जो होती है उसमें उपस्थित म्यू नॉट के गुना होती है। कितनी होती है? म्यू नॉट गुना मतलब क्या होती है? उसकी चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है बताइए? उसकी चुंबकशीलता, निर्वात प्रवाह की चुंबकशीलता है। अगर इतना लिखेंगे, हो सकता है अगर मान लीजिए परिभाषा आपको नहीं याद है तो आप फार्मूला अगर लिख देंगे तब भी आपका एग्जामिनर जो होगा नंबर आपको दे देगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे क्योंकि फार्मूले से आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक, आगे चलें, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर देखिए न्यूमेरिकल के रूप में आया हुआ है। यहां पर क्या नहीं, न्यूमेरिकल नहीं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम लिखिए। बहुत लोग लेंज को लारेंज समझ लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। लारेंज का नियम और लेंज के नियम में थोड़ा फर्क समझिएगा। लारेंज ने क्या किया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी जो आपका आवेशित कण होता है उस पर लगने वाले बल की व्याख्या की है, जबकि लेंज ने क्या किया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे सीधा भाषा में मैंने दिया है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखिए। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं लिखता है, सीधे कह देता है लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम जब लिखिए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं लिखा, जो समझ में आ गया लारेंज, और लारेंज क्या किए, फटाक से उसको लगा दिए। तो जो समझ में आया ऐसा लिखेंगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम यानी क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम के समान है। क्या बताओ? फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसके अकॉर्डिंग है। और फैराडे का द्वितीय नियम ही क्या कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो न्यूमैन का नियम है। किसका नियम है? न्यूमैन का नियम है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है, द्वितीय नियम, वो कहता है किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, या यूं कहा जाए जो किसी भी जो क्या नाम है कुंडली से निकलने वाली जो प्रेरण रेखाएं होती हैं सदैव ऐसी होती हैं कि यह उस कारण का विरोध करती हैं जहां से स्वयं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सदैव ऐसी होती हैं कि वह उस कारण का विरोध करती है जहां स्वयं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ऐसा लिख सकते हैं, या किसी दंड चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं सदैव ऐसी होती हैं कि वह उस कारण का विरोध करती हैं जहां से क्या होती हैं, स्वयं उत्पन्न होती हैं। तो जो फैराडे का द्वितीय नियम है वही क्या है, लेंज का ही नियम होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। आगे चलें, आगे चलने क्रम में देखा जाए तो हम हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया गया है। कितना? E इज इक्वल दिया है 2I कैप प्लस क्या हो 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर दिया गया। क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र दिया है। E का मान कितना दिया है? E इज इक्वल दिया गया है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस क्या 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इज इक्वल कितना दिया है? 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल क्या होता है? E डॉट कितना होता है? DA होता है। अब आपको याद रखना है E डॉट A। अब डॉट का और क्रॉस का देखिए कंबाइन क्या है, देखिए डॉट अगर लगा है तो ये अदिश है, डॉट लगा तो क्या है, अदिश है, और क्रॉस लगेगा तो क्या सदिश होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ ई के स्थान में मान रखना क्या 2I कैप प्लस कितना होगा 3J कैप माइनस क्या होगा 4K कैप हो जाएगा। कितना होगा बताइए? 4K कैप हो जाएगा। चूंकि जो मैथ वाले छात्र हैं आराम से लगा सकते हैं इसको, 4K कैप हो जाएगा और डॉट हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 8J कैप दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आप 11th में पढ़े होंगे, कि अगर डॉट है तो समान समान अगर गुणा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी 1 आती है, और असमान रहेगा तो क्या होगी 0 हो जाएगी। जैसे मतलब I का गुणा J के साथ करेंगे तो I क्रॉस J, सॉरी I डॉट J क्या हो जाएगा बताइए? I डॉट J अगर इनका गुणा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। J डॉट K अगर दिया गया तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और K डॉट अगर I दिया गया तो बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यही समान है, I डॉट I है, J डॉट J है, K डॉट K है, तो ऐसी वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए I के साथ J जाएंगे तो 0 हो गया, J के साथ J जाएंगे तो मान निकलेगा, लेकिन K के साथ J जाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा। तो किसका गुणा होगा? डायरेक्टली इसके साथ गुणा हो गया। 3 8 कितना होगा? 24। 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कितना होगा? J डॉट कितना होगा? J हो जाएगा। यानी क्या होगा, फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 24 आएगी। कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। और 24 क्या आएगी बताइए? वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। इसका मात्रा क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इसका आंसर कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़े। यहां बात करते हैं समविभव पृष्ठ को लेकर के। किसकी बात होगी? समविभव पृष्ठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में आपके पेपर में पूछा गया है चीजें। तो
समविभव पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या होता है, विभव समान रूप से क्या होता है, फैला होता है। याद रखिएगा, ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या होता है, विभव जो होता है समान रूप से क्या होता है, फैला होता है, समान रूप से बराबर होता है या सभी बिंदुओं बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा बताइएगा? समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। आइए देखिएगा, तो समविभव पृष्ठ हो चुका है। अब बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन को लेकर के, जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप इसको आप देखिएगा, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखिए यहां पर आइए, कह रहा 1 किलोवाट की विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी ये वाट पूछ रहा है आपसे कि जूल पूछ रहा है। देखिए जरा, जूल पूछ रहा है, कितना जूल ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। देखो यहाँ पर 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट इज इक्वल कितना होता है बताओ? 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है। ये हो गया। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर कितना होता है बताइए? 60 सेकेंड होता है। कितना होता है बताइए? 60 सेकेंड होता है। तो आपको जूल निकालना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल कितना होता है? डब्ल्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर? BIT, लेकिन B तो है नहीं, यहाँ पर P का मान दिया गया है। P इज इक्वल क्या है? 1000 वाट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, P इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1000। देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका। इससे देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिटों की संख्या निकाल ली हमको। क्या निकालेंगे? यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इज इक्वल क्या हो जाएगा? हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा कितना हो जाएगा? 1000। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको ये करना है कि मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। क्या होता है बताओ? 1 घंटा इज इक्वल कितना होता है? 60 मिनट। 1 घंटा इज इक्वल कितना होता है? 60 मिनट होता है। तब क्या हो जाएगा बताइए? 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर या 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा इज इक्वल हो जाएगा 1 बटा कितना होगा? 60 है जो है, रुको मिनट, रुको। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1 बटा 60 घंटा होगा। 1 बटा 60 घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? वाट की वैल्यू कितनी दी गई? 1000 दिया गया है, इंटू घंटा की वैल्यू कितनी? 1 कितना? 60 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 बटा कितना होगा? 1000 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 1 बटा 60 यूनिट हो जाएगा। क्या होगा बताओ? 1 बटा 60 यूनिट आ जाएगा। यही क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा गया था। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ें, और आगे बढ़ने क्रम में प्रश्न नंबर हम क्या है 3 पर आते हैं, खंड सा की ओर। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आपके लिए क्या था? इंपॉर्टेंट था, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं बारी बारी से। देखो, कह रहा है किसी कुंडली किसी समय टी पर एक कुंडली के संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया गया है? 4t² माइनस 4t³ माइनस 5t² माइनस कितना दिया? 10t + 70 दिया है, वेबर है। t इज इक्वल 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? E का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? E का मान निकालना है। तो आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पर कि इसकी वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो फाइ इज इक्वल कितना दिया? 4t फाइ इज इक्वल दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, ठीक है, का नंबर दिया गया है कि दिया गया फाइ इज इक्वल है 4t³ माइनस 5t² दिया है, इज माइनस 10t + 70। वेबर इसकी क्या है? वैल्यू है। ठीक है, कह रहा है कि t इज इक्वल 2 सेकेंड में, t इज इक्वल क्या करना है? 2 सेकेंड में E की वैल्यू फाइंड कर, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको है। तो फैराडे के प्रथम नियम से अगर जाएंगे हम, तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइ V अपान कितना होता है? डेल्टा t होता है। ये तो होता है। अब यहाँ अगर देखा डेल्टा के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं? d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं d फाइ अपान कितना होगा? dt हो जाएगा।
तो अगर हम देखें तो समय के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। लिखेंगे आप समय के सापेक्ष क्या करेंगे आप, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा डी फाइव बी अपन कितना होगा, डी टी हो जाएगा। और डी बाई डी टी यानी फाइव के स्थान में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t हो जाएगा और प्लस क्या होगा 70 हो जाएगा। अवकलन में आप जाइएगा तो आप देखेंगे टी के सापेक्ष करेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 हो जाएगा, t² हो जाएगा। यहाँ पर 5 दुनाई कितना होगा, 10t हो जाएगा और यहाँ पर -10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा यहाँ पर। अब देखेंगे चूंकि t बराबर 2 पर निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी, तो इज इक्वल कितना होगा, 12 गुणे 2 का स्क्वायर होगा -10 इंटू क्या होगा 2 होगा -10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4, 12 चौक कितना होगा 48 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 दुनाई 20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 48 माइनस कितना होगा 20 10 30 हो जाएगा, यानी क्या होगा पूरी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हाँ क्या होगा, वेबर प्रति, सॉरी इसका मात्रक दिया देख लीजिएगा, वेबर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वेबर पर क्या होगा सेकंड, इसका क्या होगा मात्रक होगा, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्या है 2 नंबर पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर खंड सा में खा नंबर क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होगा, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। पुनः हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पे आते हैं। अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा, हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आएंगे। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर खा की बात कर लें यहाँ पर, तो 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस पर वैद्युत क्षेत्र के क्या निकालना, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कूलाम में आवेश दिया गया है, बल दिया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, आवेश दिया गया और क्या दिया है, बल दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो ये इज इक्वल दिया गया है 1 पॉइंट कितना है 5 10 टू सॉरी यहाँ क्यू इज इक्वल दिया गया है 1.5 10 टू पावर कितना है 10 टू पावर -3 कूलाम है, और 10 टू पावर -3 क्या है कूलाम है। और क्या दिया गया है, एफ इज इक्वल दिया है 2.25 न्यूटन दिया है, 2.25 क्या है न्यूटन है, ये आपका दिया गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है ई की वैल्यू फाइंड करना, क्या निकालना है, ई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल होता है अपन कितना होता है, Q0 होता है। क्या होता है, Q0 होता है। इसी पे आपको छोटा सा न्यूमेरिकल था ये, तो यहाँ पर क्या होगा 2.25 10 टू पावर कितना होगा 2.25 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ अगर देखें अपान क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 1.5 10 टू पावर कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको ऊपर ले जाइए तो 2.25 10 टू पावर कितना होगा +3 हो जाएगा, और अपान कितना 1.5 है, 0 कर देंगे आप। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट जो होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, हो जाएगा आपका 225 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 3 अपान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है 15 से 15 काटेंगे, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 1 शून्य से इसको काट दीजिए तो क्या होगा 15 टू पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन क्या होगा प्रतिकूलम, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, जो कि आप क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका खंड सा था उसका क्वेश्चन नंबर खा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हुआ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1500 न्यूटन पर क्या होगा प्रतिकूलम आ जाएगा। ठीक, आते हैं हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप अब यहाँ जो बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा सा आप इनको जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, खंड सा में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि विस्थापन धारा क्या होती है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है विस्थापन धारा क्या है,
और इसका सूत्र था एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम लिखिए। विस्थापन धारा देखो यह जो बताया गया था, और आप जाएंगे एकेडमिक क्लास देखिएगा, एकेडमिक क्लास देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका है फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, जिसमें आपको मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको वो चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो इसमें जो आपका विस्थापन धारा है, हाँ विस्थापन धारा जो अगर लिखना इसमें है तो विस्थापन धारा हो जाएगी किसी परिपथ के में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या करते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका सूत्र लिखना, सूत्र में देखो बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं है कि 1 नंबर का आपका परिभाषा हो जाएगा और 1 नंबर का आपका क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा इसका। तो 2 ही नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा 1 नंबर मिल जाएगा और सूत्र पे कितना मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत धारा को क्या कहेंगे, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहेंगे। और इसके अंदर अगर बात करें हम तो इसका जो फार्मूला होता है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर I नॉट इज इक्वल होता है, अब सारा नॉट हो जाएगा डी फाई अपन कितना होगा, dt हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी फाई अपन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इनका संबंध किससे, फ्लक्स से, किसका संबंध, मतलब ये विस्थापन एम्पियर था मैक्सवेल का जो परपथीय नियम है, इनका संबंध जो है किससे है, वैद्युत फ्लक्स से है, यानी आई नॉट इज इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डी फाई अपन कितना होगा, dt हो जाएगा। ये इनका फार्मूला हो गया, 1 नंबर का वो हुआ। और विस्थापन धारा क्या करेंगे, इसको 1 नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़े। और आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ विभव पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया, विभव पूछा गया है। तो आपका यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है इस साल के लिए, तो आप इसको आप तैयार रखिएगा कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या होगा, विभव कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है। कौन सी स्थिति, निरक्षीय है। 3 स्थितियां होती हैं, एक होता है अक्षीय होता है, एक होता है निरक्षीय होता है, दूसरा क्या होता है, किसी बिंदु पर होता है, तीसरा किसी बिंदु पर होगा। तो हम यहाँ पर जो पूछा गया है, पर क्या पूछा गया है, निरक्षीय स्थिति पूछा गया है। तो चलिए निरक्षीय स्थिति को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो निरक्षीय स्थिति अगर देख लें हम तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, देखिए यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की अगर बात करें हम तो ये आपको क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात कर ले हम, छोटा सा मात्र दिया गया है चीजें, और यहाँ पर जो है जिसकी लंबाई, ऐसा करो, ऐसे बनाओ, देखिए ये जो है द्विध्रुव है। और आपको अगर इसका डीपली देखना है, जाना है, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, आपको एकेडमिक क्लास प्रदीप क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाए आपको। ए और बी आपका क्या है, दो द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और इसकी जो लंबाई होती है L होती है, कितनी होती है, L इधर भी होती है, इधर भी होती है। इसके मध्य बिंदु से कहाँ पर, R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से क्या है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना। क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए, R दूरी पर दिया, यहाँ से L दिया गया है, तो अगर देखें तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। हमसे कोण से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर -Q, यहाँ पर क्या होगा, +Q हो जाएगा, यहाँ -Q होगा, यहाँ पर क्या होगा, +Q हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विभव ज्ञात करनी है। और कौन सी विभव, निरक्षीय स्थिति के विभव है। तो आपको जब निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना, दूरी कहाँ से लेना पड़ेगा, B से लेना पड़ेगा, और कहाँ से लेना पड़ेगा, A से लेना पड़ेगा। तो दूरी जब यहाँ से लेंगे आप, तो आप देख सकते हैं एक बन रहा है समकोण त्रिभुज का, क्या बन रहा है, निर्माण हो रहा है। जब समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगे बनेगा, पाइथागोरस में कर्ण बन रहा है ना, तो कर्ण का स्क्वायर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, R का स्क्वायर प्लस कितना होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ये भी वही दूरी होगी, ये भी वही दूरी होगी, R स्क्वायर प्लस कितना होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर लिखना कैसे है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूरा नंबर पाने के लिए लिखना कैसे, 2 नंबर का है ये। तो आपको करना क्या रहेगा, इसमें इसकी स्थिति को दर्शानी रहेगी कि मान लीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक किसी ऐसे माध्यम में रखा है, इसका परावैद्युतांक कितना दिया है, K दिया गया है, ठीक है। K आपको उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है कहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो माना एक द्विध्रुव AB
जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परिवर्तनांक k है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से क्या r दूरी पर एक बिंदु p जहां पर वो क्या ज्ञात करनी है, विभव ज्ञात करनी है। इसलिए क्या होता है, आवेश प्लस q के कारण, देखो एक बार बता दे रहा हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, अगर उसका सूत्र की बात करें तो v इक्वल होता है 1 कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा q बाई r होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना हमको चलना पड़ेगा इसमें, तो लिखेंगे प्लस q के कारण, प्लस q के कारण अगर निकालेंगे आप p पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे तो v1 इक्वल होगा 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या q बाई, यहाँ पे k लिखना पड़ेगा क्योंकि k आपने परिवर्तनांक लिया था, तो यहाँ पर देखें q बाई r के स्थान पे क्या लिखेंगे, दूरी कितनी ले हैं, रूट में लिए हैं, तो यहाँ पर क्या रूट में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कितना होगा l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यह हुआ क्या होगा वोल्ट हो जाएगा, यानी पहला निकला। इसी प्रकार माइनस q के कारण क्या निकालेंगे, माइनस q के कारण निकालेंगे, p पर क्या निकालेंगे, विभव ज्ञात करेंगे, तो v2 इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। एक बात याद रखेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या है वैद्युत विभव में डिफरेंट है। विभव में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस q काट लीजिए चाहे प्लस q काट लीजिए, हमेशा दोनों में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ही लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप वैद्युत विभव में आते हैं तो वहां पर अगर देखा जाए तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस q काट क्या होगा, माइनस विभव होगा, और प्लस q काट क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो माइनस के काट लिए तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस लगाना पड़ेगा, यानी क्या होगा q बाई कितना होगा, वही चीज क्या हो जाएगा r रूट में r स्क्वायर प्लस कितना होगा l स्क्वायर होगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। यदि परिणामी क्या लिखेंगे बताओ, यदि परिणामी विभव क्या दिया गया है, परिणामी विभव कितना है v है, तब बताइए क्या हो जाएगा, परिणामी v की वैल्यू कितनी होगी बताओ, v1 प्लस कितना होगा v2 हो जाएगा, यानी v इक्वल v1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दिया है, और यहाँ q बाई कितना होगा रूट में है r स्क्वायर प्लस कितना l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है तो प्लस के स्थान पे क्या बन जाएगा बताओ, माइनस बन जाएगा, यानी क्या होगा रूट में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा k हो जाएगा 1 हो जाएगा रूट में r स्क्वायर माइनस कितना होगा प्लस क्या होगा l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि माइनस दिया, देखिए दोनों वैल्यू क्या समान है, यहाँ क्यों लिख दीजिएगा, दोनों वैल्यू क्या होगा समान होगा, और दोनों वैल्यू समान होने के कारण क्या होगा, निरक्षीय स्थिति पर जो विभव का मान होगा कैसा होगा, शून्य होगा, जो कि आपका 2 नंबर से क्या है पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप उसको क्या करें नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में आगे कुछ देखते हैं। आइए देखिएगा, तो आपका जो निरक्षीय स्थिति था वो भी क्या सिद्ध हो गया, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं हमने क्या किया, आपका जो पेपर है उस पेपर में हमने कंप्लीट ऑप्शन लगा दिया, खंड बा लगा दिया और खंड सा हल कर दिया। कितना लगा, अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। 2 घंटे का पेपर मैक्सिमम होता अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर 10 घंटे भी आपके लिए क्या है, 10 घंटे क्या पूरा साल आपके लिए क्या है कम पड़ेगा, क्योंकि सोचना ही मात्र है जीवन में और कुछ तो करना है नहीं। तो अगर सोच रहे हैं तो सोचने के साथ कीजिए भी, उसको सोचने के साथ कीजिए। और देखिए जरा यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हैं ये चीजें कि यहाँ पर आपका सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं डायरेक्टली कहाँ पर आते हैं जरा बताइएगा, आते हैं खंडदा की ओर आते हैं। खंडदा जो कि आपका जो क्वेश्चन मिलेगा, खंडदा जो मिलेगा वो कितने नंबर का होगा, वो खंडदा जो होगा ये आपका होगा 3 नंबर का, 3 नंबर का होगा, जिसमें प्रश्न नंबर 4 में कुल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और प्रश्न नंबर जो आपका 5 है उसमें भी कितने क्वेश्चन है, 5 9 क्वेश्चन है। 5 5 कितने सब हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, और सभी 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। तो 3 गुणे 10 इक्वल कितना होगा, 30 नंबर का हो गया। अब तो आप लोग क्या करेंगे, बस सर यही करेंगे हम, यानी क्या है, यही खंडदा आप सॉल्व कर लीजिए, पास हो गए। यही तो है, क्योंकि आपको केवल 23 नंबर पाना है, 23 नंबर पाना है आपको। यही खंड है जो दा है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ काम खत्म है। क्या फायदा इतना माथा पच्ची करने से, 30 यहाँ मिल जाएगा और 30 प्रैक्टिकल मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 नंबर मिलेगा। 60% बहुत है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में तो खींचे लेंगे। अरे केवल पास अगर होना हो तो जिंदगी में इसे छोड़ दीजिए, मत पढ़िए लिखिए, ठीक है। और अगर कुछ लाइफ में करना है तो फिर आप 60 के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आपके 60 के ऊपर भी तो होता है, 100% होता है। इस 100% में कीजिए ना। इस पेपर के द्वारा या जितना भी टेस्ट सीरीज चलेगा, इस महाकुंभ जो चल रहा है, इसमें आपको जो 70 का पूर्णांक है, उस 70 के पूर्णांक में 65 नंबर तो हम दे ही रहे हैं आपको इस पेपर से।
केवल 5 नंबर मेहनत आपको करना है, ठीक है। और 5 नंबर क्या मेहनत करना है उसको हम लास्ट में बताएंगे जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। इसलिए इतना तो आप कर सकते हैं ना, ये बहुत हो गया, 95% से ऊपर हो गया ये, ठीक है। यही आपको करना है, इतना आप अगर कर ले जाएंगे, इतना पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर ठीक है। तो आप इससे ज्वाइन होइए और लोगों को ज्वाइन कीजिए। देखिए खंडदा में आते हैं और खंडदा में देखिए कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, क ख ग घ, और यहाँ पर हो गया अंगा तो आता नहीं, चा हो गया, अंगा में कुछ नहीं होता है। और यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 में भी कितने होते हैं, 5 यहाँ दिया गया। कुल मिलाकर कितने हैं बताइए, 10 क्वेश्चन हैं। तो जब 10 क्वेश्चन है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की बात करें खंड दा को लेकर के, कर अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। बहुत सही, यहाँ अफवाह नहीं है, अपवाह वेग है। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। इसका अगर आपको डीप जाना है तो डीप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकेडमिक क्लास को देखना पड़ेगा। एकेडमिक क्लास में आप जाएंगे, वहां सब कुछ आपको मैराथन क्लास के रूप में क्या समझाया गया है, वहां जाइएगा, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सोच रहे हैं कि हम यहाँ डीप देंगे तो डीप देने का मतलब हुआ काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध कितना होता है, I इक्वल होता है NAVDE होता है, ये होता है इसका सॉल्व होता है। क्या होता है, इसका सॉल्व होगा। तो सॉल्व करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम का मतलब ये हुआ कि आप भी टाइम थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लेने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर ले, थोड़ा हम देख लेते हैं अपवाह वेग और की परिभाषा। तो अगर हम बात करें अपवाह वेग को लेकर के, ठीक है, अपवाह वेग क्या है और उसका क्या निकालना है आपको, वैद्युत धारा के बीच में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। और यह जो पेपर है, यह जो क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन आपके 23 में भी पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आपके लिए है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। तो आइए देखिएगा, तो जो अपवाह वेग है, क्या है अपवाह वेग, अपवाह वेग को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखो परिभाषा जब भी लिखिएगा आप तो करना क्या है कि आपको हेडिंग अच्छी तरह डालना है। अगर चाहें तो जो उसकी इंग्लिश होती है, जैसे अपवाह वेग की इंग्लिश होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो उसके ब्रैकेट में उसकी इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। अंडरलाइन कहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि इसे अपवाह वेग कहते हैं, जो अपवाह वेग कहते हैं तो जब लिखेंगे उसको तो उसको डार्क पेन से लिख दीजिएगा, बीच में उसके अंडरलाइन कर दीजिएगा। किसी वैज्ञानिक का नाम आता है या कुछ और भी आते हैं, शब्द आते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जिससे क्या होता है, ये सब लिखने की एक क्या होती है, कला होती है। जब एग्जामिनर इस कॉपी को देखता है तो सबसे पहले निगाह कहाँ जाता है, उसी पर जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, अपवाह वेग किसे कहते हैं, और जो है अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या निकालना, संबंध ज्ञात करना है। अपवाह वेग धारा घनत्व में संबंध I इक्वल होता है NAVD और क्या होता है, E होता है, यही होता है, ठीक है। और आप जाकर के एकेडमिक क्लास देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको। अपवाह वेग जो होती है, यह जो होता है, यह किसी धातु के तार के सिरों के जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी धातु के तार को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक विभवांतर स्थापित होगा। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैटरी का जो होता है, यानी क्या है, जो बैटरी में जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक त्वरित गति दे पाता है। मतलब है जो बैटरी का विभवांतर होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को जो है त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई के अनुदिश उसे क्या होता है, एक लघु वेग दे पाता है, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जो विभवांतर बैटरी का, जब हम कोई बैटरी है तो बैटरी के जब सिरों को हम क्या करेंगे, किसी भी तार से जोड़ देते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो विभवांतर जो स्थापित होता है, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता है, बल्कि उसको लंबाई के अनुदिश क्या होता है, एक नियत सूक्ष्म वेग दे पाता है। एक नियत सूक्ष्म जो वेग होता है, सूक्ष्म वेग, एक नियत जो सूक्ष्म वेग है उसका मान कितना है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यानी क्या होता है, जो बैटरी का विभवांतर है इलेक्ट्रॉनों को लंबाई के अनुदिश क्या होता है, एक सूक्ष्म नियत वेग दे पाता है, जिसका सूक्ष्म वेग का मान कितना 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। और इसी सूक्ष्म वेग को ही हम क्या कहते हैं, जरा बताइएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अपवाह वेग होता है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल वीडी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल वीडी का मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसको सॉल्व देख लेते हैं क्या होता है। सॉल्व में करना क्या है आपको, है इसमें सॉल्व में ये करना है कि इसका एक फिगर बनाना है। फिगर बिल्कुल मैं इसे बना दे रहा हूं, ऐसे इस प्रकार से एक फिगर हो गया, एक चालक हो गया मान लीजिए, और इस चालक में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि क्या है, बह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फ्लो हो रहा है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसमें जो इसकी वेलोसिटी हो कितनी बताओ, वीडी है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, वीडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को लेकर के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें वैद्युत क्षेत्र हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगी यहाँ पर, बीडी हो जाएगा यहाँ पर, और एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, ए हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ अगर देखें तो मान लीजिए कोई परिपथ है। ठीक है, माना कोई परिपथ है, माना कोई परिपथ है, और परिपथ बताइए क्या है, बताइए परिपथ है में क्यू कूलाम का क्या हो रहा है, क्यू कूलाम का क्या कर रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यू कूलाम का क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित होता है। क्यू कूलाम का आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। तब बताओ धारा क्या होगी, इसमें धारा कितनी हो जाएगी, जो धारा होगी I = कितना, Q अपान कितना होगा, T हो जाएगा। Q अपान कितना होगा, T हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए Q = कितना होता है, N ही होता है। यदि किसी जो है चालक है और उसमें चालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N दी गई है तो आवेश की जो वैल्यू होती है T समय में आवेश का मान कितना होगा, Q = कितना होता है बताइए, N ही हो जाएगा। Q = कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार अगर हम देखें तो यदि इलेक्ट्रॉनों क्या है, यदि तार का क्षेत्रफल ये है तो उसमें जो है तार का अगर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तार का अगर क्षेत्रफल कितना है, तार का क्षेत्रफल कितना बताइए, क्षेत्रफल जो है अगर a दिया गया है, क्षेत्रफल a दिया गया तथा प्रति सेकंड क्या होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। तब बताइए क्या होगा, t सेकंड में, तब t सेकंड में गुजरने वाला, किससे, परिपथ से गुजरने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, NaBDT हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, ये कैपिटल लिख देंगे, NaBD क्या होगा, T हो जाएगी। BDT मतलब क्या हुआ, A मतलब क्षेत्रफल हुआ, क्योंकि 1 सेकंड में निकालेंगे, जब 1 सेकंड में निकालेंगे तो कितना आएगा, NaBD आएगा। क्यों, BD क्या है, इसका अपवाह वेग हुआ, A क्या है, क्षेत्रफल, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में, तो T सेकंड में कितना हो जाएगा, NaBD क्या हुआ, T हो जाएगा। इसलिए अगर देखें यहाँ पर हम तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में Q का क्या रखेंगे, मान रखने पर, Q का मान रखने पर तो रखेंगे तो I = कितना होगा, NaBDT हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू E मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश E दिया गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या T हो जाएगा, T से T क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, तो I = कितना होगा, NaBDE हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NaBDE हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा,
यही इसका सूत्र होगा जो अपवाह वेग और धारा में क्या है, संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और अपवाह वेग की परिभाषा क्या थी उसको मैंने बता दिया कि बैटरी का जो विभवांतर होता है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता है और वह इलेक्ट्रॉनों की इसकी लंबाई के अनुदिश एक क्या होता है, सूक्ष्म नियत वेग दे पाता है। और उसी सूक्ष्म नियत वेग को हम क्या कहते हैं, जरा बताइएगा, अपवाह वेग कहते हैं, ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसको देखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, खंड दा में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। 9 इलेक्ट्रॉन और क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। जब भी क्वेश्चन संतुलन की स्थिति में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या दिया जरा बताइएगा, 1 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन के साथ है और एक क्या, एक दूसरे से कितना दिया, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो आप थोड़ा समझिएगा बात को। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है, ये दो आवेश दिए गए हैं। एक पर कितना बताइए, +9 इलेक्ट्रॉन दिया गया और एक पर क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस दिया। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसे हम क्या करें, देखिए इनके बीच ये हो गया 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु आवेश, इसे ए मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। एक मान लीजिए वो कोई बिंदु आवेश है जो कि क्या है, या ऐसा कर सकते हैं, ओ के स्थान पे क्या लीजिए, सी ले लीजिए। क्या लेंगे बताइए, सी ले लीजिए। इसके स्थान पे क्या लेंगे, सी ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी, x दी गई है और इसकी दूरी कितनी तो होगी, 16 माइनस कितना, x हो जाएगा। 16 माइनस कितना होगा, x हो जाएगा। 16 माइनस कितना होगा, x हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब वो करना क्या है, आपको यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर रखें, कि कहाँ पर रखें, कि क्या पूछा, बल पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र पूछा है, बताइए जरा। बल पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो यहाँ कह रहा है कि इसके बीच एक Q आवेश कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो जाए। क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए। ठीक है, तो संतुलन में होने के लिए क्या होगा, फार्मूला जो आपका लगेगा, क्या लगेगा जरा बताइएगा। F इज इक्वल होता है क्या, F इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, Q बाई होता है R स्क्वायर। Q बाई कितना होता है, R स्क्वायर, या Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, हम गलती इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दो बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर, इसके बीच Q आवेश कहाँ रखें कि वह संतुलन नहीं हुआ, उसकी वैद्युत क्षेत्र की जो अवस्था है वो संतुलन में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो E रख दीजिएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, E। इसके स्थान पे क्या होगा बताइए, E हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट में क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बताते हैं फिर। आइए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो ये जो है यहाँ क्वेश्चन सही है बिल्कुल। ये इसमें बल पूछा जाएगा, इसमें क्या होगा, बल संतुलन की अवस्था में हो। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक दो आवेश हैं, एक +9 इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है एक Q जो है एक अन्य आवेश है, उनको इन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए कि उसका जो है दोनों संतुलन में। तो मान लीजिए Q को कहाँ रखें, C पर रख रहे हैं। Q कहाँ रख रहे हैं, C पर रख रहे हैं। ठीक है, C पर रख रहे हैं। देखिए तो बल को, ये Q को कहाँ रख दिया जाए कि इसका बल जो है संतुलन अवस्था में हो। तो ऐसी स्थिति में संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में डायरेक्टली ऐसे लिखना, संतुलन की अवस्था में एक दूसरे के कैसे विपरीत रहेंगे बल, यानी F1 इज इक्वल कितना होगा, F2 हो जाएगा। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी इसके कारण बिंदु A के कारण C पर लगा बल और बिंदु B के कारण क्या है, C पर लगा बल। इसको निकालना है आपको। तो क्या लिखेंगे, बल के लिए 1/, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 होता है, Q1 इंटू क्या होगा, Q2 कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको इस प्रकार लिख दो, Q1 इंटू Q2 के स्थान पे क्या लिख दो, Q1 का मान कितना दिया, 9 इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस कितना होगा 9 इलेक्ट्रॉन इंटू आवेश, एक दूसरा जो आवेश है वो कौन है, Q है। Q कितना होगा, R स्क्वायर का मतलब क्या हो, यहाँ पर x स्क्वायर आपने माना है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें अगर देखें हम तो ये हो जाएगा E इंटू 1/, हो जाएगा 4 पाई, क्या हो जाएगा बताइए, 1/, हो जाएगा 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और क्या होगा, E इंटू हो जाएगा Q/, कितना हो जाएगा,
16 माइनस एक्स का कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको क्या करना देखना है। यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई से ही कैंसिल हो गया आपका। तो 9 बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल होगा 1 बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना आपको 9 है यहाँ पर 3 अपान एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा जरा बताइएगा, 3 अपान एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 अपान 16 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए तो 16 3 48 माइनस कितना होगा 3x इज इक्वल क्या होगा x हो जाएगा। x को उधर ले जाएंगे 3 कितना होगा 4, 4x ओवर कितना होगा 48 हो जाएगा। x इज इक्वल कितना होगा 48 बाई कितना होगा 4, यानी क्या होगा 12 चौक 48 12 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा अगर आपको लिखना है तो बिंदु A से 12 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी 16 सेंटीमीटर दिया है ना। यानी बिंदु A से 12 सेंटीमीटर दूर हम क्या करेंगे अगर उसे Q को रखते हैं, ठीक है, या बिंदु C पर Q को रखते हैं तो वो क्या होंगे आपस में संतुलन की अवस्था में रहेंगे। तो इनको आप क्या क्या करेंगे नोट कर लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर खंड दा का जो है क्वेश्चन नंबर खा है, ठीक है, खंड दा का क्वेश्चन नंबर क्या है खा है। तो आप लोग क्या करें टेलीग्राम जुड़ जाएं, टेलीग्राम जुड़ेंगे आप तो निश्चित है आपको जो है इसका जो लिंक है हम इस वीडियो के नीचे आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां जाकर देखें। और मैं प्रदीप क्लासेस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी क्या वहां पर डाल दूंगा, तो आप क्या करें जाकर के देखें। और सारे क्लास को आप क्या है एकेडमिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रदीप क्लासेस जो चैनल है वहां पर आप क्या जाके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये जो आपका हमारा वीडियो स्टडी 100 जो चैनल है उस पर जाके पड़ेगा और इसको जाकर के वहां से पूरा तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो उसको आपका हो गया और नोट हो गया होगा। ये संतुलन की अवस्था में जब भी पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से इसको क्या करना लगाना है जब दोनों बल कैसे हो संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर और देखें तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए जरा ध्यान से, बात हो रही खंड दा की और खंड दा में पहला दूसरा हो गया। कह रहा है बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करते हुए एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करते हुए एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्रतिगमन कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करना है और एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र का जब व्यंजक प्राप्त करना है तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जब प्राप्त करना है तो एक क्या लेते हैं बायोसेवर्ट का नियम। देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो गया एक कुंडली हो गई, ठीक है, इसे कुंडली मान लेते हैं, एक कुंडली मान लेते हैं। और एक कुंडली जो होती है इसे केंद्र पर क्या ज्ञात करना जरा बताइएगा, इसके केंद्र पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना। एक होता है अक्ष पर, एक होता है केंद्र पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लघु अवयव होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरी तरह से इसका पता करना है तो इसे बी कह देंगे हम। और यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या मान लीजिए ए मान लीजिए, त्रिज्या क्या मान लीजिए बताइए ए मान लीजिए। ये बिंदु ओ है जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो बायोसेवर्ट का अगर नियम लिखना होगा तो बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है डेल्टा बाई बी इक्वल होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितना होगा आर स्क्वायर होगा, जो कि क्या है आपके उसमें एकेडमिक क्लास में पढ़ाया गया है, जाकर के वहां देखिएगा। यहाँ मैं ये क्या टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है तो इसमें बहुत तेजी से हम क्या चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत काफी है और टाइम क्या है हमको लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा कि तो इसमें आपको अगर आपको सॉल्व करना तो सॉल्व में क्या करेंगे, माना एक कुंडली, माना एक क्या है कुंडली है या एक तार है ऐसा लिख सकते हैं। माना एक तार जो ए मीटर या ए सेंटीमीटर या ए की त्रिज्या में क्या है पूरी तरह से क्या मुड़ा हुआ है, ठीक है। और यह क्या है छोटे छोटे लघु अवयव से मिलकर क्या है बना हुआ है, छोटे छोटे क्या है लघु अवयव से मिलकर बना हुआ है। हालांकि कुंडली कैसी वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार कुंडली होने के कारण जब लघु अवयव आपस में आएंगे तो लघु अवयव आएंगे तो पूरी लघु अवयव क्या बनाएंगे एक वृत्त बनाएंगे। और वृत्त माने क्या हो इसकी परिधि हो गई, क्या बात बनेगा इसकी परिधि होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, आपको आप पता होना चाहिए 2 पाई आर होती है। तो क्या कीजिए बिल्कुल तोड़ दीजिए, देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है जो दूसरे के अंदर नहीं है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें और पूरी तरह से क्या करें लाभ प्राप्त कर लें, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या करना है आपको लघु अवयव लिखेंगे पहले आप। जब भी आप देखेंगे बायोसेवर्ट ने क्या किया है अपने नियम में लघु अवयव की बात किया, लघु अवयव डेल्टा एल, यहाँ देखेंगे आप क्या लिखेंगे डेल्टा एल, लघु अवयव डेल्टा एल के कारण क्या निकालेंगे बताइए, कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताइए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो क्या होगा डेल्टा
सेवर्ट के नियम का प्रयोग करना है केवल, यानी उनका नियम लिखना नहीं है, उनके नियमों को प्रयोग करना। तो प्रयोग ऑलरेडी आपने देख लिया, कर लिया, तो अब लिख देंगे आप बायो-सेवर्ट के नियमानुसार लघु अवयव डेल्टा एल के कारण बिंदु ए पर क्या है आपको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर। तो डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब करना क्या, हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ बी का मान निकालना, पूरे परिपथ के कारण निकालना रहेगा ना। तो पूरे परिपथ के कारण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, लंबवत है। यहाँ पर क्या बताओ, पूर्ण लंबवत। चूंकि लिखेंगे आप, चूंकि केंद्र पर कोण क्या बताइए, कोण जो है थीटा का मान कितना बताइए 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना होगा 4 पाई आई डेल्टा साइन डेल्टा बाई कितना होगा ए स्क्वायर होगा, डेल्टा बाई कितना होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हुआ लघु अवयव के कारण केंद्र ओ पर क्या निकाला गया है, चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब हमको क्या निकालना, पूरे परिपथ क्या लिखेंगे, पूरे संपूर्ण परिपथ, यानी पूरे परिपथ के कारण ओ पर क्या निकालना है, ओ पर पूरे परिपथ के कारण निकालना है, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ओ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो बताओ क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो V इक्वल हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान कितना होगा 4 पाई आई डेल्टा एल बाई कितना होगा आई स्क्वायर होगा। यही तो होगा। यहाँ पर सिग्मा क्यों लगाया, क्योंकि एक लघु अवयव कारण इतना बड़ा है, एक लघु अवयव कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई है, तो पूरे लघु अवयव कारण कितनी होगी, पूरा लघु अवयव मतलब क्या, सभी कुछ बारी बारी का जोड़ देंगे हम तो निश्चित है पूरे तार की लंबाई हमको पता हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो B इक्वल का म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई धारा भी कांस्टेंट हो जाएगी, उसका त्रिज्या भी कांस्टेंट है, तो परिवर्तन किस में होगा बताइए, परिवर्तन होगा डेल्टा एल में। और डेल्टा एल मतलब क्या, सिग्मा डेल्टा एल लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा डेल्टा एल का मान क्या लिखेंगे 2 पाई आर मतलब 2 पाई ए लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 पाई मतलब सिग्मा डेल्टा एल माने क्या, सभी का योगफल, और सभी का योगफल मतलब क्या हुआ, वृत्त की परिधि बन गई। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, हालांकि त्रिज्या है ए दिया गया है तो 2 पाई ए हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए B इक्वल कितना हो जाएगा, B इक्वल होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई बाई कितना होगा ए स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं 2 पाई ए दिया गया, 2 पाई यानी इसके स्थान पर 2 पाई ए लिख देंगे हम। तो ए क्या है, 2 पाई से क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पर एक ए से कट गया तो क्या बचेगा, V इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना होगा, म्यू नॉट अपान हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपान कितना होगा 2a हो जाएगा। और यही क्या बनेगा, हमारा परिपथ बनेगा, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र में सभी लघु अवयव कारण या पूरा परिपथ के कारण केंद्र पर या कुंडली के कारण या लूप के कारण केंद्र पर क्या निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र जो निकालना है V इक्वल क्या म्यू नॉट आई बाई कितना 2a हो जाएगा। अगर यहाँ फेरों की संख्या n दी गई है तो यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, म्यू नॉट n आई बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, जो कि क्या है आपके 3 नंबर में इसको दिया गया था, तो इसको आप नोट करके अपने मार्क को बढ़ाइए। आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आगे चले, तो आगे चलने क्रम में देखा जाए तो बताइए क्या होगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ, 1 2 3 हुआ कंप्लीट। अगले बात कर ले हम घ नंबर के फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम लिखे। देखिए 2 नियम लिखना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है तो समझ लीजिए बात को। इसको इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी। देखो प्रेरण का मतलब हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है स्व प्रेरण और नन प्रेरण की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, जब किसी बद्ध चुंबकीय, इनका 2 नियम है, याद रखिएगा। हम पहले नियम की बात कर रहे हैं, एक होगा पहला नियम, प्रथम नियम हो जाएगा, हम प्रथम नियम बोल दे रहे हैं, और क्या द्वितीय नियम बोल दे रहे हैं, ठीक है। द्वितीय नियम को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम। अभी मैंने बताया था द्वितीय नियम को। प्रथम नियम को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम। अगर एग्जाम में पूछ लिया है कि न्यूमैन का नियम क्या है तो इसको भी आप याद रखेंगे, न्यूमैन का नियम क्या है इसको भी आप याद रखेंगे। और अगर प्रथम नियम पूछ लिया तब भी आप इसके नियम को याद रखेंगे, ठीक है। दोनों को नियम को आप याद रखना पड़ेगा। और द्वितीय नियम जो दिया, द्वितीय नियम दिया है, द्वितीय नियम किसका नियम, लेंज का नियम है। द्वितीय नियम किसका नियम, लेंज का नियम है, इनको भी याद रखना आपको है। तो लेंज का नियम अभी हमने बताया था, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम अगर देखें तो पहला जो नियम होगा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यदि कि
यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ क्या है, बंद है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यानी किसी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या होगी, एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, और वह प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न तभी होगा जब परिपथ बंद हो, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि क्या होता है, उसमें उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया तो उसमें क्या हो जाएगी, जरा बताइएगा, उसमें जो हो जाएगी, जो विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत भाग बल, वो क्या होगी, बंद हो जाएगी, यानी प्रेरण की जो घटना हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये नियम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं किसी प्रेरित, जब किसी परिपथ में क्या होता है, उसके वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन किया जाता है, जब किसी परिपथ के वैद्युत फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल और तथा इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, एक प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो किसी परिपथ में उत्पन्न, याद ऐसा रखिएगा, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, उसमें परिवर्तित फ्लक्स, या ऐसा लिख सकते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होती है, बराबर होती है, यानी E इक्वल होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपान कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स में लगातार क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ठीक है, यह सदैव ऐसी होती है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होती है, यह तब तक उत्पन्न होती है जब तक कि हम क्या करते हैं, फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं। या तो ऐसा लिखिए, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है कौन, प्रेरित विद्युत भाग बल। E इक्वल होगा माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी होगा। ये प्रथम नियम हो गया। अगर द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम में क्या होगा, किसी भी परिपथ में, ठीक है, किसी भी परिपथ में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है, किसी परिपथ में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल होता है, वह सदैव ऐसा होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जहां से स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीजें आपको जो होंगी, ये जो आपका फैराडे का द्वितीय नियम है, और फैराडे का जो है द्वितीय नियम के साथ साथ एक इसका नियम है, लेंज का नियम भी है, इसको आप याद रखिएगा। चलो इतना हो गया, तो आगे चले हम लोग, और आगे चलने क्रम में देखा जाए, आइए देखिए, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्वेश्चन को जरा बताइएगा, खंडदा के प्रश्न नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर जो दिया गया उसको देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल है, और यह इंपॉर्टेंट भी बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व दिया गया है, L है, संधारित्र R है, और प्रतिरोध कितना दिया, संधारित्र C दिया है, और प्रतिरोध कितना दिया, R दिया गया है। ठीक है, यानी क्या है, LCR परिपथ है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए, क्या दिए गए हैं, V इक्वल दिया है 200 या 200 दिया है, साइन 314t प्लस क्या है 5/6 दिया है, 5/6 है, वोल्ट है। I इक्वल दिया है 5 साइन 314t माइनस कितना है 5/6 है, एम्पियर दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका जो है नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी नहीं, F निकालना है। B और तथा I के बीच में क्या कालांतर निकालना है, और परिपथ क्या निकालना है, परिपथ की जो है प्रतिबाधा निकालना है, यानी Z का मान निकालना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसको पहले हमको करना क्या है, इसको हमको निकालना है पहले इसका शिखर मान, पहले इसको क्या करना है, तुलना कर लेना है। तो क्या तुलना क्या, V इक्वल होता है B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा बताइए 5 हो जाएगा। एक तो ये वो समीकरण बनेगा, और यहाँ से अगर देखें I इक्वल कितना, धारा का समीकरण बनेगा, I नॉट कितना होगा, साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। इतना तो हो गया आपका। अब आपको निकालना है क्या, V नॉट। अगर देखें तो V नॉट के तुलनात्मक अध्ययन किए तो V नॉट के स्थान पे क्या 200 दिया गया है, तो V नॉट इक्वल क्या लिख सकते हैं, V नॉट इक्वल लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं। और यहाँ देखा जाए ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ भी 314 है, यहाँ भी 314 है, यानी ओमेगा इक्वल कितना होगा 300 कितना होगा 14 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड रहेगा उसका मात्रक। और यहाँ अगर देखें तो I नॉट की वैल्यू कितनी 5 दिया गया, I नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई, इतना याद रखिएगा।
आई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इसका एम्पियर हो गया चीज़। ठीक है, ये धारा का शिखर मान है और ये क्या वोल्टेज का शिखर मान है और ये क्या बताओ 300 क्या 14 ओमेगा। तो आपको निकालना क्या आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति पहला क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन या फिजिकल कितना होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। क्या होगा बताओ, सॉरी ओमेगा अपन कितना होगा 2 पाई, ओमेगा अपन कितना होगा 2 पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको पहले देख लेना है। ठीक है, ओमेगा अपन 2 पाई देख लेना है। ओमेगा अपन कितना होगा 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू दी गई है 314 दिया गया है और 2 इंटू पाई की वैल्यू 314 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें 5, तो 5 इज इक्वल क्या होगा 5 1 माइनस 5 2 होगा। 5 1 माइनस कितना होगा 5 2 हो जाएगा। तो 5 1 इज इक्वल क्या, 5 इज इक्वल 5 1 की वैल्यू कितनी π/6 है, कितना है π/6 दिया गया है और 5 2 की वैल्यू माइनस π/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल इसको अगर हल करोगे आप तो आ जाएगा 3 पाई कितना 2 π/3 आ जाएगा। पाई कितना 3 आएगा, पाई कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में अगर हम बात करें इनके बीच प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा के लिए फार्मूला तो LCR परपथ कुछ और होता है। क्या होता है, Z इज इक्वल होता है रूट में r² प्लस क्या होगा ओमेगा L माइनस कितना 1 ओमेगा C का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, LCR परपथ के लिए प्रतिबाधा होती है। लेकिन अगर यहाँ देखें हम कि यहाँ पर ना तुम्हारे पास R है ना तुम्हारे पास क्या है ओमेगा L है, ठीक है, और ना ही हमारे पास क्या C है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है हम क्या कर सकते हैं, एक और निकाल सकते हैं। Z इक्वल होता है कितना B0 बाई कितना होगा I0 हो जाएगा। B0 बाई कितना होगा I0 हो जाएगा, यानी विभवांतर बटा क्या धारा होती है जो कि प्रतिरोध के नियमानुसार चलेंगे हम, ओम के नियमानुसार। किसके नियम चलेंगे, ओम के नियमानुसार जाएंगे। तो B0 की वैल्यू कितनी दी गई, B0 की वैल्यू दिया गया है कितना 200 दिया, कितना दिया 200 दिया गया है और I0 की वैल्यू कितने 5 दिया, 5 4 20 यानी क्या होगा 40 क्या होगा ओम आ जाएगा। 40 ओम क्या होगा इसका वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ अगर देखें हम तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आराम से क्या है देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे चलें और आगे चलने क्रम में देखें तो आपका दा में पहला जो आपका जो क्वेश्चन था 5 का वो खत्म हुआ, यानी 5 तिहाई 15 नंबर ये कंप्लीट हो गया। आगे चले हम लोग और 5वें क्वेश्चन के अगले पॉइंट की बात करते हैं। वीडियो को रोक करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चले हम लोग और बात करें क्वेश्चन नंबर 5 अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की अगर बात करें हम तो ये आपका लास्ट चैप्टर आपका फर्स्ट पार्ट का है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, कभी कभी पूछ लेता मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ये उनके गुणों का क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 3-4 गुण इसके आपको लिखना भी पड़ेगा। साथ साथ क्या है आपको मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इस प्रकार से देखेंगे आप। ये आपका E होगा और आपका क्या होगा B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका X की तरफ चलेगा। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से इनकी जो एक रचना है कि मतलब जब भी कभी किसी भी विद्युत चुंबक मतलब क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होगा और एक क्या होगा बताओ चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक विद्युत क्षेत्र होगा और क्या होगा एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जब विद्युत और चुंबक किसी क्षेत्र में चलते हैं तो एक दूसरे कैसे होते हैं बताओ, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और लंबवत क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको इसी रूप में इन्होंने क्या किया प्रदर्शित किया था। इसको जो है इसी रूप में इन्होंने क्या किया प्रदर्शित किया था। और आप जा करके इसको अगर देखना है तो हमारा जो है प्रदीप क्लासेस का जो वीडियो है उसको जाकर देखिएगा तो आपको वहाँ पूरी तरह से इसको मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको पूरी तरह से वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे क्या होती है सूर्य से सभी प्रकाश कड़े होती हैं, मोबाइल नेटवर्क होता है, टीवी सिग्नल होता है, या फिर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको चलने के लिए क्या है मतलब तमाम ऐसे तरंगें हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उन तरंगों को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे मैकेनिकल वेव होता है एक, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता हवा है, तो इसलिए क्या है इसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं यांत्रिक तरंग कहते हैं। और जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आप जाकर के वहाँ वीडियो देखिएगा तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये आपका जो व्याख्या करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है। और कितने नंबर का, 5 से 3 नंबर का। अगर 5 नंबर पूछा जाता है तो कभी भी जब पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है और इसके साथ इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों गुणों की क्या व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या होगी, ये सीधे रेखाओं में चलती है, ये प्रकाश की चाल से चलती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं ये इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो है
वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा क्षेत्रों में महत्तम मान ई और बी नॉट एक ही स्थान पर एक ही समय होते हैं। इनकी जो चाल होती है प्रकाश के चाल के क्या बराबर होती है। इनका जो ऊर्जा घनत्व होता है हाफ क्या अपसारण नॉट ई स्क्वायर तथा ऊर्जा घनत्व जो चुंबकीय में होता है एक वैद्युत क्षेत्र में होता है हाफ क्या है हाफ जो हो जाएगा अपसारण नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जो होता है बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट होता है। ठीक है, यह देखा है विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाशिक प्रभाव वैद्युत क्षेत्र में के वेक्टर के कारण होता है। ये सब चीज़ें आपको क्या है इसमें लिखना है। इसकी जो चाल होती है सी इक्वल 1 अपान रूट में म्यू नॉट अपसारण नॉट के क्या वेग के बराबर होती है। तो ये सब जो क्वेश्चन आपको बताया गया है आप जा करके उस चीज़ को देखें और वहाँ पर समझें। ठीक है, तो ये आपकी हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग की सिद्धांत की व्याख्या हो गई। आगे चले हम लोग और बात करते हैं विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य। मैंने बताया था विभव प्रवणता क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी ज्ञात करना आपको। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है तो ई इक्वल कितना होता है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा बी अपान कितना होगा डेल्टा एक्स होता है माइनस ऋणात्मक दर के देखा जाए तो ई इक्वल कितना होगा माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। माइनस क्यों लगाया गया, माइनस इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहाँ पर आपको कार्य प्राप्त हो रहा है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो आवेश है वो बल के क्या होता है विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वहाँ पर देखा जाए तो माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स है। इसका डिटेल जो आपका वीडियो उसके आपके सामने रखा है, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग बात करें। आगे चले किसी चालक के परिपथ के लिए ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ओम के नियम की व्याख्या करना, देखो ओम का नियम क्या है। ओम का नियम की बात करें अगर यहाँ पर ओम जो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है। इन्होंने बताया था किसी चालक को लिया था और चालक की भौतिक अवस्था की बात की थी। चालक की किसकी बात की थी, भौतिक अवस्था को लेकर के बात किया था। इन्होंने कहा था कि जब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में क्या है कोई परिवर्तन न किया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का तात्पर्य हुआ उसका ताप है, उसकी मोटाई है, उसकी लंबाई है, इन सब चीज़ों में पदार्थ की प्रकृति है, इन सब चीज़ों में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसमें जो बहने वाली धारा का मान होता है वो क्या होता है नियत होगा, यानी जितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी हमेशा बहती रहेगी। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं यदि किसी चालक तार या किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें जो उत्पन्न विभवांतर चालक तार में क्या उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है, प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी 20 प्रोपोर्शनल क्या होता है आई होता है। ठीक है, क्या होगा 20 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा और B इज इक्वल क्या होगा आर आई हो जाएगा। यहाँ से अगर R का मान निकाल R को क्या B बाई आई होता है, कितना होता है B बाई आई होता है, जो कि क्या है यहाँ पर R क्या है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और यह जो होता है जो नियतांक है R यह इसे क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है ओम होता है, या लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, वोल्ट प्रति हो जाएगा एम्पियर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसे ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। तो ओम का आप जानते हैं प्रतीक जो होता है इस प्रकार से होता है। ओम का जो प्रतीक है बिल्कुल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ओम के नियम की व्याख्या की गई है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित होने धारा का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी 20 प्रोपोर्शनल टू कितना होता है आई होता है। प्रोपोर्शनल को मिटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है आर, जो क्या है एक नियतांक है जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं B इक्वल क्या होता है आर आई कहते हैं। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो B बाई कितना होगा आई हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है चालक तार किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी व्याख्या भी करना है। चालक तार किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक तार क्या होता है, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, और चालक तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घट जाएगा। तो लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू, या लिख देंगे। मोटाई बढ़ाएंगे R इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा 1/E हो जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ा देंगे R इज प्रोपोर्शनल कितना T हो जाएगा, यानी क्या है ताप बढ़ाने से जो चालक तार का प्रतिरोध हो क्या होता है बढ़ जाता है। पदार्थ की प्रकृति पर क्या होता है, अलग अलग पदार्थ की जो होते हैं गुण उसमें जो है प्रतिरोध का मान क्या अलग अलग होता है। एक बार बता दे रहा हूँ, ओम का कहना था कि जो है किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का हम जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है घट बढ़ सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी चालक तार के प्रतिरोध या किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध का मान होता है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, यानी क्या है, मार्ग में धारा का क्या रुकावट जरूर होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो इनके तीन बातों पर क्या है प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा, चालक तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या घट जाएगा। और तीसरा, अगर ताप बढ़ा देंगे तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और विभिन्न प्रकार की प्रकृति के जो चालक तार होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जैसे चांदी है, सोना है, और क्या है जो है लोहा है, और भी कॉपर है, तमाम प्रकार के पदार्थ धातु हैं जो लगातार क्या धारा को लेकर के संचालित करते हैं। उनका जो प्रतिरोध होता है कई बातों पर क्या निर्भर करता रहता है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। ठीक है, आगे चले, घाव वाले की बात करें। एक इलेक्ट्रॉन में 0.3 टेस्ला, एक इलेक्ट्रॉन में 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से, याद रखिएगा, जो है 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इतने चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से क्या करता है, 60 डिग्री में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इस पर सर्पिलाकार, इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा, इसके सर्पिलाकार पथ की क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, दूसरे पेज में देख लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन में आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इसका दे दूंगा मैं। तो आप लोग पेपर जो है, हमारा जो पेपर है ये पूरी तरह से देखिए, पिछले 12 सालों से यह बैच चल रहा है। यह जो बैच है पिछले 12 सालों से चल रहा है, और 12 सालों का एक एक्सपीरियंस है कि जो अनुभव हमारे पास है। दूसरी बात ये होती है, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसके मेथड द्वारा हम क्या है क्वेश्चन को छांट करके बगल करते हैं, और उसके मेथड द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन यह जो है इस साल 2024 में क्या पूरी तरह से पूछा जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें और इस पर विश्वास करें कि ये निश्चित है जो क्वेश्चन आपको दी जा रही है वो एकदम मेथडनिक होगी, और आपके क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इतने मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। तो इसकी पथ की त्रिज्या अगर क्या है, सर्पिलाकार है, इसके पथ की त्रिज्या सर्पिलाकार है, तो सर्पिलाकार त्रिज्या की मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, या एक काम कीजिए, नीचे देख लीजिएगा ऐसे, लेकिन दिखाई नहीं देगा पूरा। चलो यहीं पर हम देख लेते हैं, आइए देखिएगा। तो ये पेपर है मेरे हाथ में, जो है मेरा ये जो पेपर मैं दिया हूँ यही जो है यहाँ पर है। तो यहाँ देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या दिया है, टेस्ला मतलब चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल दिया है कितना, 0.3 टेस्ला। ठीक है, 0.3 टेस्ला होता है, इसका मात्रक भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का। और इतने चाल से, नहीं B इक्वल दिया गया है 4 × 10⁵ कितना है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या है ये गति कर रहा है, और 60 डिग्री, थीटा इक्वल कितना दिया, 60 डिग्री पर क्या है ये प्रवेश करता है। तो इसका आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। सर्पिलाकार मतलब आप लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे वीडियो, तो आपको बताया गया है कि अगर जो है कोई भी कण है अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। अगर समांतर प्रवेश करता है तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, रेखीय होगी। और अगर तिरछा प्रवेश करता है तो उसकी आकृति कैसी होगी, सर्पिलाकार होगी। तो सर्पिलाकार के लिए क्या होगा, देखिए फार्मूला लिखवाया गया होगा, R इक्वल त्रिज्या। अगर त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या R इक्वल होता है MB अपान कितना होता है, QB होता है। क्या होता है, MB अपान कितना, QB होता है। लेकिन अगर यहाँ कोण दिया गया है, अगर कोण थीटा दिया गया है तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी R इक्वल कितना यहाँ M नहीं होगा, हाँ ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना 9.1 होगा, कितना होगा 9.1 × कितना होगा -31 kg होता है। आपको पता ही होगा ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट दिया गया है। 9.1 × कितना होगा -31 क्या होता है, kg होता है। तो कहीं कहीं क्या होते हैं, इसको 9 ही लेते हैं, क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, इसलिए 9 को ही लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या 9 × कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। b इक्वल कितना 4 × कितना होगा 5 हो जाएगा अपान q की वैल्यू कितनी दी गई, q की वैल्यू आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया जाएगा, q के स्थान पर क्या 1.6 × कितना होगा -19 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा v की वैल्यू 0.3 दिया
गया और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगी, साइन 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को लिए क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अगर इसी को आपने सॉल्व कर लिया तो निश्चित है आपका पूरा कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ r इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 9 चौक कितना 36 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर कितना होगा, 21 में से 5 अगर जाएगा तो 31 में से 5 गया कितना 26 बचेगा, माइनस 26 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ कितना 48, 0 पॉइंट कितना होगा 48 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, √3/ कितनी 2 होती है। इसी को आपको क्या करना, हल करना, इसके आगे आप क्या है सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़ने क्रम में देखते हैं और भी इसके कुछ वैल्यू देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 5√3, 5√3 10 टू पावर कितना होगा -3 आ जाएगा, 5√3 10 टू पावर -6 आएगा, सॉरी -6 आएगा, क्या आ जाएगा जरा बताइएगा, मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इसके नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो 5वें नंबर का क्वेश्चन का जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बताया उसके लिए, और एग्जाम में कई बार वो चीज़ें पूछी गई है, कई बार क्या एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, एग्जाम में वो चीज़ें कई बार पूछी गई, तो आप जा करके वहाँ देखिएगा। अच्छा, आते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चुंबकीय, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका, ये सर्पिला का वाला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं 4 नंबर की, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई में क्या निकालना, संबंध ज्ञात करना। तो ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति इसको क्या काई से लिखते हैं, और चुंबकशीलता जो होता है म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इक्वल होता है B/H होता है, क्या होता है B/H होता है। ठीक है, B/ क्या होता है H होता है, इसी को लेकर के हमको बात करना। ठीक है, तो किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, बी को क्या लिखते हैं, चुंबकीय प्रेरण लिखते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा उसमें उत्पन्न क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सापेक्ष चुंबकशीलता और क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या है, संबंध ज्ञात करना है। तो चुंबकीय सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ की आप सापेक्षी चुंबकशीलता जो होती है, पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात और वायु में चुंबकशीलता का अनुपात होता है। यानी इसे म्यू लिखते हैं। म्यू इज इक्वल होता है क्या, म्यू0 होता है। पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात और वायु में क्या है, चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता तथा उसमें उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी काई इज इक्वल कितना हो जाएगा, I/, कितना होता है, H होता है। I/, कितना होता है, H होता है। इसी को लेकर के हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी को लेकर के हमको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर आगे हम बढ़ें और बात कर लेते हैं इसके जो है संबंध का। तो संबंध अगर देखा जाए तो μr इज इक्वल होता है 1 प्लस काई m होता है। μr इज इक्वल कितना होता है, μr इज इक्वल होता है 1 प्लस कितना होता है, काई m होता है, ठीक है। ये इसका संबंध है। तो इसका संबंध या तो आप डायरेक्टली याद रखें या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के क्रम में क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखें, सॉल्व कर लीजिए, किसमें हो जाएगा, देखिए इसका जो है हो जाएगा, इसमें जो है क्या, देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए म्यू आर तथा क्या निकालना है, तथा काई m में क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करना है, काई m में क्या निकालना, संबंध ज्ञात करना है। तो कुछ करना है नहीं यहाँ पर, चूंकि चुंबकीय प्रेरण, अगर चुंबकीय प्रेरण की बात करें हम,
चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करें हम तो क्या होता है, V इज इक्वल होता है म्यू नॉट, सॉरी हाँ, चुंबकीय प्रेरण इक्वल ये होता है म्यू नॉट इंटू क्या होता है H प्लस क्या होता है आई होता है, क्या होता है बताइए, H प्लस आई होता है। H मतलब मीन्स क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ, आई मीन्स क्या हुआ, चुंबकन तीव्रता हो गई, ये हो गया आपका। और चूंकि आप जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर लें, प्रवृत्ति की बात कर लें तो चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होता है, कायम इज इक्वल, अभी मैंने लिखवा है क्या, आई बाई एच होता है, क्या होता है, आई बाई एच होता है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें हम अगर आई का मान निकालेंगे तो आई का मान क्या ले सकते हैं, आई इज इक्वल हो जाएगा क्या बताइए, कायम इंटू कितना एच हो जाएगा। कारण ये देखो हमको क्या करना है, म्यू आर और क्या नाम है एक्स एम में, मतलब कायम में क्या निकालना, संबंध ज्ञात करना है। तो v इज इक्वल कितना होगा, म्यू नॉट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, h प्लस आई के स्थान पे कायम इंटू कितना होगा, h हो जाएगा, कायम इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एच एच कॉमन हो जाएगा, तो v इज इक्वल कितना है, म्यू नॉट दिया है और h कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे देखिए h क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, h कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, कायम हो जाएगा, 1 प्लस कितना कायम हो जाएगा। एस को जब ट्रांसफर कर दीजिए तो बी अपान कितना है, एच आ जाएगा, इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, कायम हो जाएगा। यहाँ पर बी अपान एच क्या होता है बताइए, अभी मैंने बताया चुंबकशीलता यानी क्या है, म्यू नॉट है, ये सॉरी म्यू है, म्यू की जगह म्यू नॉट हो जाएगा, 1 प्लस कितना होगा, कायम हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर लाइएगा तो म्यू अपान कितना होगा, म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू अपान कितना होगा, म्यू नॉट, म्यू अपान कितना होगा, म्यू नॉट हो जाएगा, इज इक्वल होगा 1 प्लस कायम हो जाएगा। अब कायम जब हो गया यहाँ पर तो म्यू अपान म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है, क्या बताओ, चुंबकशीलता है, जिसे हम म्यू आर से लिखते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल क्या होता है, म्यू अपान म्यू नॉट होता है, इसके स्थान पे लिख सकते हैं म्यू आर लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कितना, कायम होता है। यही क्या करना आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसको आप तैयार रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो भी आपके और भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपका डेरिवेशन इस चैप्टर में और था, जो ये चैप्टर है इसका नाम है इसका नाम क्या, इस चैप्टर का नाम था पृथ्वी का चुंबकत्व, जो था उसमें और डेरिवेशन काट दिया गया है, केवल यही डेरिवेशन बचा हुआ, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। और अगर यहाँ से नोट नहीं कर पा रहे तो फिर आप जा सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रदीप क्लासेस मिलेगा, और प्रदीप क्लासेस चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ एकेडमिक क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। अच्छा, आगे चले हम लोग, आगे चलने क्रम में देखा जाए तो ये हमारा जो है खंड क्या खत्म हुआ, खंड दा भी खत्म हो गया, खंड दा खत्म हुआ। अब हमारे पास लास्ट का खंड आ रहा है, उसका नाम है खंड या, खंड या आया है। अब खंड या में देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, खंड या में क्या है, क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। तो या तो ये ऐसा करें, या तो यहाँ मैं सॉल्व कराऊं, या तो आप जाकर एकेडमिक क्लास को हमारे देखें, एकेडमिक क्लास को देखें। प्रश्न देखो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, प्रश्न हम आपको दे दिए हैं और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्या करें, सॉल्व करें। देखो यहाँ जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है ये 101% गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड दा में क्या, देखो खंड या में क्या, खंड या में करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, क्वेश्चन चूंकि हालांकि बड़ा है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति का अगर ज्ञात करना है तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, पी अपान कितना होगा, आर क्यूब, पी अपान कितना होगा, आर क्यूब होगा, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। ये जो होता है ये निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है, जो कि क्या है, आप जा करके एकेडमिक हमारा क्लास देखेंगे, यानी वहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, जब आप मैराथन देखेंगे, जो कि एकेडमिक क्लास में दी गई है, और साथ साथ आपको मैराथन क्लास भी मिला हुआ है। तो जो हमारा निरक्षीय स्थिति है उसमें जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे मिलेगा, डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलेगा। हालांकि जो मैराथन क्लास है उसमें आपको सब कुछ दिया गया और समझाया भी गया, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हम लेके चल नहीं पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप वहाँ जाकर देखें। प्रदीप क्लासेस फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, PRADEEP, ठीक है, प्रदीप क्लासेस,
क्लासेस पे जाएंगे आप, वहाँ देखेंगे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सारी एकेडमिक क्लास वहाँ पे चली हुई है। ठीक है, इसको देखिएगा। प्रत्यय धारा का वर्ग माध्यमूल का मान ज्ञात कीजिए और क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पर होता है आई बार यहाँ पर हो जाएगा, आई आर एम एस होगा, आई आर एम एस इक्वल हो जाएगा आई नॉट बाई कितना होता है, √2 होता है। या इसको सॉल्व अगर करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.707, क्या होगा, आई नॉट हो जाएगा। ये आपको क्या करना देख लेना है, जो कि क्या है, प्रत्यय धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इस साल एग्जाम की एकदम पूरी तरह से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और किसी प्रत्यय धारा का क्या शिखर मान अगर 0 क्या दिया है, 10√2 दिया है, फिर धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, आई आर एम एस निकालेंगे। आई आर एम एस इक्वल क्या होगा बताइए, आई अपान √2, आई का मान कितना दिया, 10√2 दिया, क्या दिया, 10√2 दिया, अपान कितना √2 हो जाएगा, और √2 से उठकर ये कितना, 10 एम्पियर, क्या आ जाएगा बताओ, 10 एम्पियर आ जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो IRMS है, इसी को हम वर्चुअल धारा कहते हैं, यानी आभासी धारा का नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है, आभासी धारा का नाम भी दिया गया है। इसको आप जाकर के वहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें खत्म हुई। 7वें नंबर की तरफ चलें और 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी परिपथ है, जब किसी परिपथ में या किसी चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह तब तक चलती रहती है जब तक हम फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और यही गुण क्या कहलाता है, यही गुण जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, जो कि फैराडे का नियम यहाँ पर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना। क्या निकालना आपको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना। अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इक्वल होता है E2 अपान कितना हो जाएगा, E2 अपान होगा डेल्टा आई बाई कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा आई बाई कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कौन आधारित है, यहाँ उदाहरण दीजिए, उदाहरण में कौन देंगे, ट्रांसफार्मर देंगे। क्या देंगे बताओ, ट्रांसफार्मर देंगे, और ट्रांसफार्मर आपके एग्जाम में क्या है, कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, तो आपके व्यंजक के रूप में आप वहाँ मिलेगा, तो आप जाके एकेडमिक क्लासों को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चलने की बात करें, 8वां क्वेश्चन दिया गया। 8वां उसका देख रहे हैं क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग तैयार रखना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में वायु भरा हो, और जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में क्या परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, मान निकालना रहेगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया, ए दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया बताइए, ए का वैल्यू कितना, 40 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर था। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया, 50 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब हुआ ए इज इक्वल कितना दिया, 50 न्यूटन प्रति कूलाम दिया, प्रति कूलाम दिया गया। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करना, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करना, निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं आप आराम से। क्या हो जाएगा, ई इक्वल होता है सिग्मा अपान कितना होता है, क्यू होता है, या लिख सकते हैं ई इक्वल कितना होगा, सिग्मा के स्थान पे क्यू बाई ये होता है, ये सॉरी यहाँ अपसाइड नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपान कितना होगा, अपसाइड नॉट, सिग्मा अपान अपसाइड नॉट हो जाएगा, और सिग्मा की इक्वल होता है क्यू अपान ए होता है, यानी क्यू अपान हो जाएगा अपसाइड नॉट इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं आप, आवेश यानी ई क्यू का मान निकाल सकते हैं। क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा ई इंटू कितना होगा, अपसाइड नॉट इंटू कितना ए हो जाएगा। इस पर रख करके आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक आवेश पे क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या करें, तैयार रखें। क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है मेरे एकेडमिक क्लास को देखेंगे तो आराम से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए गॉस के नियम का सत्यापन कीजिए। गॉस के नियम परिभाषित करते हुए पूछा गया है। गॉस के नियम का परिभाषित करते हुए अनंत लंबाई के एक समान रूप से, अनंत लंबाई समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना, व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर व्यंजक प्राप्त करना है, अनंत लंबाई का एक समान सीधे तार के निकट है। सीधे तार के निकट याद रखिएगा, जब सीधे तार के लिए पूछेगा तो यहाँ पर आएगा रेखीय घनत्व आएगा। क्या आएगा बताओ, रेखीय घनत्व आएगा। और रेखीय घनत्व की बात करें, चर्चा करें यहाँ पर हम, तो क्या होगा, लैम्डा होता है। लैम्डा इक्वल कितना होता है बताइए, क्यू बाई एल होता है। क्यू बाई कितना होता है, एल होता है। और यहाँ देखा जाए तो अगर इसका मान निकालेंगे तो ई इक्वल होगा 1/4 पाई अपसाइड नॉट होगा 2 लैम्डा बाई कितना होगा,
2 लैम्डा बाई कितना होगा आर हो जाएगा। ये आपको क्या होता है फार्मूला मिलेगा इसमें, ई इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई कितना होगा आर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। किसका होगा बताइए जरा, गॉस के प्रमेय के परिभाषित करते हुए अनंत लंबाई का क्या है समान रूप से आवेशित। देखो यहाँ परिभाषित जब कहेगा तो आपको ऐसा नहीं कि व्यंजक प्राप्त करना है, यहाँ पर क्या करना केवल परिभाषा देना है। परिभाषा दे करके गॉस के नियम का क्या होगा बताओ, परिभाषा जो भी होगा उसके बाद में क्या करेंगे आप, गॉस के नियम में अगर देखा है तो परिभाषा सुन लीजिए, परिभाषा बता दे रहा हूं मैं। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें परिबद्ध है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू अपान कितना होता है ε0 होगा। बराबर लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ई डॉट के लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, ई डॉट के लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन लेगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बंद परिपथ को लेकर के। तो यहाँ अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना तो इतना हो जाएगा आपका। अच्छा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना। हालांकि बहुत बड़ा है, थोड़ा सा क्या है बड़ा है और इसमें इंटीग्रेशन मैथ का प्रयोग किया गया है, मैथ का प्रयोग किया गया है। तो आप एकेडमिक क्लास पे मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर मैराथन क्लास दिया गया, जाकर के वहाँ देखेंगे तो आपको सब कुछ क्या मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को आप जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आप मिल रहा है यही क्वेश्चन आपको फिर अगले पेपर में देखा जाए तो 70 और 30 का रेशियो होता है सभी में। 70% क्या होता है पुराना होता है, 30% क्या होता है न्यू होता है, ठीक है। इससे इसको याद रखेंगे। तो व्यंजक प्राप्त कीजिए, इतना हो गया। तो यहाँ अगर देखा तो 20 इक्वल होगा 1/, कितना निकलेगा 4 पाई ε0 कितना हो जाएगा, क्यू बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। क्यू बाई कितना होगा आर होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और इसी पर ही हमको क्या मिलता है, अच्छी और अच्छी स्थिति मिलती है। इसी पर क्या मिलेगा, अच्छी और अच्छी स्थिति मिलेगा। तो जो लड़के ऑफलाइन पढ़े हैं तो उनके पास तो नोट्स है, उनके पास से क्या है यूट्यूब दोनों है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो एकेडमिक क्लास देखें और यहाँ से क्या है क्वेश्चन को उठाएं और डायरेक्टली क्या करें उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। आगे चलें और लास्ट की बात कर ले हम। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं जो कि एक किरचॉफ का जो नियम, यहाँ पर प्रिंटिंग गड़बड़ हुआ है, ये चीज़ जो दिया गया ये कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिएगा वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को क्या व्याख्या करना है और उनके क्या है और उनसे उन्हें परिपथ बनाकर समझाइए। तो किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक होता है धारा का नियम, एक होता है एक संधि का नियम है और एक क्या है पास का नियम है। एक संधि का नियम, एक क्या है पास का नियम है। दोनों नियम आपको याद रखना है। एक बार बता दे रहा हूँ, किरचॉफ के साथ आते हैं व्हिटस्टोन भी आते हैं। क्या आते हैं बताओ, व्हिटस्टोन आते हैं। तो व्हिटस्टोन का जो नियम है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो किरचॉफ और व्हिटस्टोन दोनों साथ हैं। आपके जो 7 सेट बनते हैं पेपर, जो 7 सेट होते हैं पेपर में, सभी पेपरों में क्या है कहीं ना कहीं किसी में किरचॉफ, किसी में व्हिटस्टोन, किसी में किरचॉफ, किसी में क्या व्हिटस्टोन है। तो ये निश्चित है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जुड़े रहते हैं, उससे आते हैं। तो इसको आप क्या करना है, वहाँ से आपको करना है सॉल्व कर लेना, वहाँ से क्या करना है उसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम उसको एकेडमिक क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए किसी प्रत्यय धारा में एलसीआर श्रेणी में जुड़े हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादि क्या है, आप वृत्ति के लिए सूत्र स्थापित करना है और इसका एक क्या है क्वेश्चन है। तो इसको आप लेकर के वहां से जाएं और सॉल्व करें, ठीक है। और एक बात देखें यहाँ पर नीचे देखो दिया गया है, नीचे क्या दिया, नंबर दिया गया है। नंबर जो दिया गया है हमारा 9455018620, ठीक है। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि हालांकि ये भी व्हाट्सएप नंबर, दोनों व्हाट्सएप नंबर है। दोनों पे आप जा करके किसी पे हमसे जुड़ सकते हैं। और एक प्रदीप क्लासेस टेलीग्राम पे चैनल है, हमको लिंक उसको डाल देंगे, उससे आप जाकर जुड़ें और जो भी पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो सारे पीडीएफ आपको क्या है दे दिए जाएंगे, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है और यहाँ जुड़ करके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, यह आपका पेपर था और इस पेपर में कुछ चीज़ें मैंने क्या है सॉल्व नहीं करवाया। कारण यह था कि टाइम ज़्यादा कम है और कुछ थोड़ा सा मुझे आवश्यक कार्य है, इसीलिए अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगला जो आपका टेस्ट जाएगा जो केमिस्ट्री का होगा या फिजिक्स का होगा या बायो का, मैथ का कुछ भी होगा, तो उसको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लें और ये पूरा कंप्लीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नीचे भी आप जाएंगे तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। और ये होने के बाद फिर आप यहाँ देखिए, ये पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट जो इतना क्वेश्चन है इनको देख लीजिए और थोड़ा सा ये पॉइंट। तो इतना आपको क्या करना है देखना है और इसको लेकर के क्या करना है बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का पेपर और ये पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के, आपके बोर्ड के लिए। तो आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने उसके सॉल्व नहीं किया, तो उसको सॉल्व अगर करना हो तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि थोड़ा टाइमिंग को लेकर के थोड़ा समस्या है
और आज मुझे जल्दी जाना है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि मैं अगला पेपर आपको सॉल्व पूरा दूंगा। साथ ही साथ एक बार बता दे रहा हूँ, अगला जो हमारा टेस्ट सीरीज का जो क्लास आएगा वो आएगा 16 दिसंबर को। कितने आएगा? 16 दिसंबर को आपके सामने प्रस्तुत होगा। 16 होगा या तो 15 है, 15 का होगा, 15 को होगा। 15 को आपको अगला जो है टेस्ट सीरीज का टाइम वो आएगा। और उसके बाद में फिर 16 के बाद 17 को, जो कि यहाँ पर जो हो जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और आप जुड़िए, ठीक है। एक जो महाकुंभ है, महाकुंभ का इसलिए नाम रखा है क्योंकि लगातार 10 दिसंबर से लेकर के ये 10 फरवरी तक यानी लगातार 2 महीने चलेंगे। और इसमें 2 दिन का क्या गैपिंग है, 2 दिन का क्या गैपिंग है, जिसमें कुछ क्रैश कोर्स होते हैं और कुछ होते हैं अगले चैप्टर के विषय में कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो ये केवल आपका जो चैनल है स्टडी 100, इस पर केवल और केवल आपको क्या है, टेस्ट सीरीज का पूरा जो महाकुंभ है इसको दिया जाएगा। इससे लोगों को जुड़ें और साथ ही साथ आप प्रदीप क्लासेस चैनल से जुड़ करके पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा और डाल भी दूंगा। तो उसको आप क्या है ले करके उसका अध्ययन कीजिए और जितने भी लोग नए हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।